तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करेडिफन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज में जो आपके एलिगेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रोल रहता है उसको हम बेहतर तरीके से सीखेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपके बैंक एग्जाम्स में, चाहे बात कीजिए प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। इन टॉपिक से क्वेश्चंस, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ मैं इसका बेसिक ट्रेडिशनल मेथड भी आपको बताता रहूंगा, जैसे कि अगर आप कहीं पे एलिगेशन नहीं लगा पाओगे तो आप बेसिक से जैसे क्वेश्चंस बना पाओ। और वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। चलो चलो सर, डाउट क्लास में पुराने चैप्टर के डाउट पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीक में आपके मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा। एक एवरेज का अलग से लूंगा, एक बाकी का अलग से लूंगा, क्योंकि बहुत दिन से वो पेंडिंग है। आज फर्स्ट आपका लाइव क्लास कर रही हूँ सर, पहले रिकॉर्डिंग कर रही थी। अरे चलो, स्वागत है। सुप्रभात मालिक, सुप्रभात सर, प्रणाम प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। कल का क्लास करके आते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये आज एवरेज का डे 2 है। सर एक डाउट है, एवरेज के बाद डीआई स्टार्ट होगा? नहीं, एवरेज के बाद में डीआई स्टार्ट नहीं करूंगा। हम एक फ्लो में है, हम पहले अरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे, फिर परसेंटेज रेशियो एंड एवरेज को थोड़ा मैं आपको रिकॉल रिवाइज करवा के उसके बाद में डीआई स्टार्ट करूंगा। मैं पूरा शेड्यूल इसी वीक के एंड में लगा दूंगा ना। आपको मैंने कल प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड पे मैं आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपका शेड्यूल है वो दे दूंगा। तो और लेट ना करते करते सीधा सेशन को स्टार्ट करें। सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार रेडी कमेंट कर दे जल्दी से। सभी लोग एक बार रेडी कमेंट कर दे जल्दी। और हाँ, बातचीत कम रखिएगा, कंटेंट बहुत ज्यादा है कंज्यूम करने के लिए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आज हमारा 12:30 पे करियर डिफाइनर यूट्यूब पे आरबीआई असिस्टेंट के लिए हमारा फाइनल रिवीजन होने वाला है। पता है आपको वो सेशन? आप में से बहुत से बच्चे फाइनल रिवीजन में आपको स्पीड मैथ्स भी कराऊंगा, अरिथमेटिक भी कराऊंगा, डीआई भी कराऊंगा, बट आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है वो शायद अरिथमेटिक या डीआई अभी तक पढ़े नहीं है। लेकिन आप स्पीड मैथ तो पढ़े हो ना। मैं उसमें आपको टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज भी कराऊंगा, समझ रहे हो ना। उसी सेशन के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज, जिससे आपको पता चले कि आपको मैंने जो जो चीजें पढ़ाए हैं उसी के ऊपर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है कि नहीं, मतलब जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ये पहले 20 नंबर सीरीज को करने के लिए पूरे स्टार्टिंग से मुझे 20 मिनट्स भी नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 20 मिनट्स के लिए कम से कम सेशन को लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है मैंने जो कहा? कम से कम टाइमर के अंदर आप एक एक क्वेश्चन खुद करो, और ये भी देखो कि बाकी लोग वैसे क्वेश्चन कितने समय में कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको और कितना आगे जाना है। कम से कम एक आइडिया, एक ट्रैक रखने के लिए। बाकी एरिथमेटिक और डीआई वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है आप करोगे कि नहीं। लेकिन जो एरिथमेटिक का लेवल है वो पूरा 0 लेवल है, आरबीआई असिस्टेंट का मतलब पूरा नेगेटिव लेवल। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में वहां पे डिस्कस करूंगा आपका। ठीक है, तो और लेट ना करते हुए बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। रेडी 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 सब लोग कमेंट कर रहे हैं, तो चलो सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक सवाल हमारे पास है, द एवरेज वेट ऑफ एक्स बॉयज इज 57 kg इफ द वेट ऑफ देयर टीचर हु वेज 109 kg इज आल्सो इंक्लूडेड, देन एवरेज बिकम 61 kg, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, एक टीचर का काम ये नहीं है कि आपको ये चीज बताओ कि आपको पता है। हमने कल जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? आपके पास एक ग्रुप था, उस ग्रुप में आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो दिया था। कल हमारा स्टार्ट से हुआ था, यस्टरडे हमने स्टार्ट किस टाइप के क्वेश्चन से किया था कि एक ग्रुप था, उस ग्रुप में आपके पास n स्टूडेंट्स गिवन थे, और उन्हीं n स्टूडेंट्स जो गिवन थे उनका एवरेज आपके पास गिवन था। उसमें एक न्यू टीचर या न्यू कुछ ऐड हो रहा था, न्यू मेंबर उसमें एक ऐड हो रहा था, याद है? न्यू मेंबर ऐड हो रहा था, और उस न्यू मेंबर के एडिशन के बाद आपको चेंज इन एवरेज दे रहा था, चेंज इन एवरेज दे रहा था। और चेंज इन एवरेज देने के साथ साथ आपको पूछ रहा था कि ये नया मेंबर जो हमने ऐड किया है वो कितने का है। याद है आपको क्वेश्चन? कल हमने स्टार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कल हमने स्टार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहीं से किया था। एक आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, उसमें आपके पास उस ग्रुप का एवरेज कितना चल रहा है वो दिया गया था। उसमें जब आप कुछ नए मेंबर्स को ऐड कर रहे थे
तो आपके पास जो चेंज इन एवरेज है वो भी आपके पास गिवन था, ये भी आपके पास गिवन था, लिख दे रहा हूं। और आपको पूछा जा रहा था कि जो नया मेंबर ऐड हो रहा है वो कितना है। अब देखो मैंने ये चीज क्यों लिखा, यहां पे भी देखोगे तो एक थिन लाइन का डिफरेंस है। यहां पे उसने एवरेज वेट ऑफ एक्स बॉयज मतलब आपको और ये वाला नहीं दिया, लेकिन 57 केजी ये वाला दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और उसने कहा वेट ऑफ द टीचर हु वेज, उसको भी इंक्लूड कर दिया, मतलब जो कल पूछ रहा था वो भी दे रखा है। एंड उसके बाद जो आपका एवरेज मतलब चेंज इन एवरेज जो है वो ये है। मतलब आप समझ रहे हो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। कभी आपके पास ये 4 पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर गायब करके बाकी 3 पैरामीटर दे सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन भी है। मैं जानता हूं भाई 9 साल से पढ़ाते पढ़ाते बच्चा मुझे क्या क्वेश्चन पूछता है, मैं जानता हूं उसका आंसर मैंने पहले से दे रखा है। अगर मैं इसको बेसिक से करूं, अगर मैं इसको प्योर बेसिक से करूं तो बेसिक स्टार्ट कहां से होता है सर? बेसिक जो है वो स्टार्ट होता है आपको बस एवरेज और नंबर ऑफ पर्सन को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि मुझे सम मिल जाए। मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर x, और मेरा जो एवरेज उनका चल रहा है वो कितना है सर? वो 57 है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो सम है क्या वो 57x होगा? हाँ सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कुछ अभी तक एज्यूम भी नहीं किया। उसने कहा जब मैं 109 केजी वाले टीचर को भी इसमें ऐड कर दूं तो जो मेरा नया सम है आप बता सकते हो कितना होगा सर? हाँ, आपका 57x का पुराना सम था, उसमें 109 आपका टीचर आ गया, तो ये हमारा नया सम है। मैंने कहा ये जो नया सम है ये न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितने लोगों का है? सर एक बात बोलो। मैंने कहा हाँ। सर पहले अगर इस ग्रुप में आपके पास x लोग हुआ करते थे, अब एक टीचर भी आपका इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये जो आपका पूरा सम है ये x+1 लोगों का है। तो नया एवरेज कितना होगा सर? नए सम को नए नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे तो नया एवरेज आपके पास होगा। मैंने कहा कितना सर? उसके बाद जो एवरेज है वो 61 बन जा रहा है। क्या ये चीज जो मैंने यहां पे लिखा है ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। आप सीधा सीधा कर सकते हो। और इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो कल जिस प्रकार से हम लिख रहे थे वैसे भी आप लिख सकते थे। सर कैसे? सर टेक्निकली x 57 लोगों का था तो सम हमारे पास 57x। अब एक टीचर आने के बाद x+1, अभी का जो हमारा एवरेज चल रहा है वो है आपके पास कितना सर? वो है हमारे पास 61 का। तो अभी का जो सम है वो हो जाएगा आपके पास 61x + 61। एक बात बोलूं सर? मैंने कहा सर ये जो आपका सम था ये केवल स्टूडेंट का था, लेकिन ये स्टूडेंट प्लस टीचर, तो यहां पे जो डिफरेंस आपका बना है वही डिफरेंस जो एक्स्ट्रा आया है वही आपका टीचर का है, वही आपका टीचर का है। एंड टीचर कितने का है सर? टीचर 109 का है। क्वेश्चन दिया है 109। तो यहां पे डिफरेंस जब आप निकालते हैं 61 - 57 यानी कि आपके पास होता 4x, और 61 से जाने के लायक कुछ नहीं है, +61 = इतना। 4x = आपको मिल जाता कितना? 48, और x का वैल्यू जो क्वेश्चन आपसे पूछा है 12, और इसका आने वाला स्टेप भी ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट सेम ही है। तो मतलब इसमें और इसमें बस लिखने के तरीके में अंतर है, दोनों में और कुछ अंतर नहीं है। आप देखो ना खुद, 57x + 109 डिवाइडेड बाई x+1 × 61। जब मैं इधर इसको लेके उधर चला जाऊंगा तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही चीज मिलेगा, x+1, फिर उसको 61x मिलेगा, फिर आपको 61 मिलेगा। 61 से यहां पे 109 जाएगा तो आपके पास 48 बचेगा। 61x से 57 जाएगा तो 4x बचेगा, और x = 12। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। सर सब कुछ बढ़िया है, बट मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आपने ये सब क्यों कहा। मैंने कहा आपको मैं एक चीज अगर कहूं तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप में कोई नया ग्रुप आपका शामिल होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग ग्रुप में जब भी कोई एक नया ग्रुप आपका शामिल होता है, और शामिल होने के बाद जो फाइनल ग्रुप है, इन सब के एवरेज के बारे में अगर आपको कोई भी आइडिया है, इन सब के एवरेज के बारे में अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, तो मैं बता सकता हूं सर, क्या मैं बता सकता हूं कि आपके एग्जिस्टिंग ग्रुप और जो नए ग्रुप है, इनमें जो नंबर ऑफ पर्सन है, इनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसका रेशियो मैं आपको दे सकता हूं, उसका रेशियो मैं आपको दे सकता हूं। और इसी मेथड को कहा जाता है एलिगेशन मेथड, इसी को कहा जाता है एलिगेशन मेथड। मेरा आपसे बस एक सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा क्या?
मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको लेके दे रहा हूं, क्या कि मान के चलो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है, जिस ग्रुप का एवरेज है मान के चलो मेरे पास 20 केजी, मतलब इस पूरे ग्रुप का एवरेज 20 केजी का चल रहा है। अभी समझना है, 5-10 मिनट लगेगा। इसमें एक नया ग्रुप में मेंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब मेंबर ऑफ पर्सन में ऐड कर रहा हूं, जिनका एवरेज मान के चलो 30 केजी का चल रहा है। मैंने इन दोनों ग्रुप्स को मिला दिया। मैंने इन दोनों ग्रुप्स को मिलाने के बाद मैंने देखा कि जो मेरा फाइनल ग्रुप बना हुआ है उसका जो एवरेज है वो चल रहा है 34 केजी का। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग ग्रुप का एवरेज है और जो नया ग्रुप आ रहा है उसका एवरेज है, इनको मिलाने के बाद जो एवरेज बन रहा है वो भी है, तो मैं इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, उनका रेशियो आपको दे सकता हूं। कैसे? उसके लिए मुझे सीधा क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में माइनस करना है। कुछ मत करो, मुझे पता है कुछ लोगों को पता है, ज्ञान मत झाड़ो, चुपचाप बैठो। आप किसी भी डायरेक्शन से माइनस कर सकते हो। यहां पे टीचर जो आपको गलत चीज पढ़ा देते हैं कि आपको बड़े से छोटे को माइनस करना है। आप ओ भाई साहब, मैंने 34 बोल दिया क्या? सॉरी, माय बैड। कभी हो ही नहीं सकता 34। अरे समझ रहे हो, इनका एवरेज 20 का चल रहा है, इनका एवरेज 30 का, तो ये ग्रुप को जब मैं मिलाऊंगा तो वो ग्रुप का एवरेज 20 में 30 मिलने के कारण, बड़ा मिलने के कारण 20 से ऊपर, और 30 में 20 एक छोटा वैल्यू मिलने के कारण 30 से नीचे, मतलब वो जो वैल्यू है वो आपका 20 से 30 के बीच में ही रहेगा। वो वैल्यू जो है वो 20 और 30 के बीच में ही रहेगा। मैंने उसको गलती से 34 लिख दिया था। क्या ये चीज क्लियर है? सॉरी, वो एक सिली मिस्टेक, मतलब माइनस करते वक्त मुझे आइडिया लगा, मैं बस रैंडमली लिख रहा था। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सर क्या टीचर लोग जो एक गलत बात बोल देते हैं वो ये है कि बड़े से ही छोटे को माइनस करो। वो बात सत्य तो है, लेकिन हर बार वो जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपको इस ग्रुप का एवरेज हमें पूछा जाता है। जब ये मुझे पूछा जाता है तो क्या मुझे पता है कि ये इससे ज्यादा होगा या कम होगा? तो इसलिए आप वैसे टाइप का कंडीशन ना लगा के आप क्या करो, आप यूनिडायरेक्शनल माइनस करो। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं अगर इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कैसे माइनस करूंगा, ध्यान से देखो। इस नंबर से इस नंबर जो मिडिल नंबर है उसको माइनस करके मुझे इस डायगोनल में लिखना है 30 माइनस 24 यानी कि 6। ध्यान दीजिएगा, अब मैं कहां पे हूं सर? 30 माइनस 24 करके मैं 24 में हूं, तो मैं अभी 24 से ही जाऊंगा। कहां? 24 से 20 माइनस करूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपके पास 4। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? लेकिन सर अगर मेरा मन करता मैं छोटे से बड़े को माइनस करता, मैंने कहा मेरे बातों को तूने ध्यान से सुना है? हाँ सर। तू अगर 20 से 24 माइनस करता तो कितना आता? सर -4। ठीक है, अब तू है कहां? 24, तो तुझे जाना कहां से पड़ेगा? 24 से। 24 से जब तू 30 माइनस करेगा तो ये कितना होगा? -6। और मैंने आपको कहा था कि ये अगर आपके पास रेशियो है तो जो माइनस है उसको मैं कॉमन कैंसिल कर सकता हूं, और 2 से काटेंगे तो ये 3, 2 से काटेंगे तो ये आपके पास होगा 2। तो मतलब आपके जो मेंबर्स हैं वो 3:2 के रेशियो में है। इतना लिखने के बाद क्यूरियस स्टूडेंट्स भी लाइक कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे हो गया? मैंने कहा ये कुछ नहीं है। आपको मैंने रेशियो, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया है। आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया है मैंने आपको। क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कोई ट्रिक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्या ये कोई ट्रिक है? नो, वो एक ट्रिक नहीं है। वो क्या है? वो आपके एक प्योर ट्रेडिशनल मेथड का, मैंने वो चीज दिखाया है आपको पूरा। वो पूरे ट्रेडिशनल मेथड में हमने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा कि भाई इतना स्टेप्स ना लिख के, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने बस स्टेप्स कट कर दिए। एग्री करोगे? यही है, एक बार एग्री करोगे? हमने पूरे प्योर ट्रेडिशनल को बस देखा कि इतना चीज में लिखूं क्यों, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कोई स्कूल वाला एग्जाम नहीं देना है। तो हम ऑब्जर्वेशन से ही किए कि नहीं नहीं, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके, इसको इधर डिफरेंस करके वगैरह। अगर मैं आपसे कहूं कि जो एलिगेशन है वो भी सेम ही चीज है सर, मतलब वो भी एक ट्रेडिशनल का ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेप कट मेथड है सर। कैसे? एक बार सुनो। क्या मेरा सवाल यही था कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ग्रुप था जिसका एवरेज 20 चल रहा था, मैंने इसमें एक न्यू ग्रुप ऐड कर दिया जिसका एवरेज 30 चल रहा है, और मेरा जो फाइनल एवरेज है, मेरा जो
फाइनल एवरेज है वो अगर मुझे 24 का चाहिए तो मुझे इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो नंबर ऑफ पर्सन है इनका एवरेज बताओ। सिंपल सा चीज है सर। क्या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, क्या कि इस एग्जिस्टिंग ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं आपको पता है? नहीं सर। तो मैं मान के चल सकता हूं कि इसमें अगर नंबर ऑफ पर्सन एक्स है और इसमें अगर नंबर ऑफ पर्सन वाई है तो मुझे बस एक बात बताओ, क्या मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर एक्स बाई वाई है? पहले इतना क्लियर करो, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक चीज बोल देता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है रिपीट। आप एक एक चीज को समझो। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा, एक ग्रुप है जिसका एग्जिस्टिंग एवरेज 20 है, एक नया ग्रुप है जहां पे एवरेज आपका 30 चल रहा है। मुझे अगर इन दोनों ग्रुप्स को मिलाना है और मेरा फाइनल एवरेज 24 हो तो इन दोनों ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ पर्सन है उनका रेशियो, अगर इस ग्रुप में मैंने अज्यूम किया x और मैंने इधर अज्यूम किया y तो इनका रेशियो कितना होता है? x बाई वाई। तो मुझे यही चाहिए। अब अगर यही चाहिए तो मैं आपको एक चीज देता हूं सर। क्या? सिंपल मैथ। अगर 20 लोगों का एवरेज x है तो इनका सम कितना होगा सर? 20x। एग्री? अगर 30 लोगों का एवरेज y है तो इनका सम कितना होगा सर? ये होगा आपके पास 30y। अगर मैं इस ग्रुप को और इस ग्रुप को वाकई में मिला रहा हूं तो मेरा जो न्यू सम है वो कितना बन जाएगा? वो 20x प्लस 30y बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे बस एक सवाल पूछूं, क्या कि आपके पास न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो आपका कमेंट कितना आना चाहिए कि हमने जब इन दोनों ग्रुप को मिलाया, इस ग्रुप का सम 20x था, इस ग्रुप का सम 30y था, तो जो नया समय मिलने के बाद 20x प्लस 30y है वो कितने लोगों का है? वो कितने लोगों का है? बस उतना। आप अगर वो नहीं जानोगे तो मैं आपको हेल्प कर ही नहीं सकता भाई। सर इस ग्रुप में x से इस ग्रुप में y, तो आपने दोनों ग्रुप को मिला दिया, तो ये जो पूरा सम है ये x प्लस वाई लोगों का है, x प्लस वाई लोगों का है। तो मैंने आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछा कि तो फिर जो नया एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? सर नया सम को अगर मैं नए लोगों में बराबर से बांट दूं तो बस नया एवरेज आ जाएगा। मैंने कहा तो डिवाइड करो, और नया एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 है। इससे बाद एक स्टेप आपको दिखा, 20x प्लस 30y आपका LHS में रहेगा, 20x प्लस 30y आपका LHS में रहेगा, और RHS में 24 में जब x प्लस वाई जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 20x प्लस 20y बन जाएगा। सॉरी, 24x प्लस 24y बन जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो क्या होगा? हम x से x माइनस करेंगे तो 24 में से 20 गया तो 4x, और y से y माइनस करेंगे तो 30 में से 24 गया तो आपके पास 6y, और x बाई y के बीच का रेशियो जो है वो आपके पास 6/4। आपके खुशी के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, जिसको 2 से काटेंगे तो 3/2, और मेरा भी आंसर वही आया था। तो मतलब हुआ क्या? 3:2 कैसे आया? मैथमेटिशियन लोगों ने इस पूरे स्टेप के बाद इस स्टेप को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया। ये हम नहीं, ये बहुत पहले से इसका इजाद हो चुका है, इन्वेंट बहुत पहले से। मैथमेटिशियन लोगों ने देखा कि 20 क्या है? एग्जिस्टिंग ग्रुप का एवरेज। 30 क्या है सर? जो नया ग्रुप आ रहा है उसका। एक बार 20 का इस 24 के साथ डिफरेंस, एक बार 30 का भी इसी 24 के साथ डिफरेंस। ये 24 क्या है? ये इन दोनों ग्रुप को बनाने के बाद जो है, तो मतलब एक बार आपको आपके 20 के साथ 24 का डिफरेंस लेना पड़ता है, एक बार 30 का 24 के साथ डिफरेंस लेना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने बीच में रख दिया। एक बार 30 के साथ डिफरेंस ले लिया, इधर लिख लिया, और एक बार 24 के साथ डिफरेंस ले लिया इधर। और इधर लिखने का रीजन क्या है पता है? वंस आपने x के टर्म पे माइनस करके 4 और y के टर्म पे माइनस करके 6 पा गए, क्या x बाई वाई 4/6 होता है? नहीं, 4 जब इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने 30 माइनस 24 को इधर ना लिख के उसके डायगोनल में ही डायरेक्ट दे दिया, और डायगोनल में डायरेक्ट देते ही आपके पास रेशियो आ गया। इससे बेहतर तरीके से ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं ना कोई और एक्सप्लेन कर सकता है। इस बात का गारंटी भाई लेता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर आपको पूरा मेथड क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पूरा मेथड क्लियर भी नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है, मैंने कहा क्या, कि मुझे एग्जिस्टिंग ग्रुप, नए ग्रुप और जो फाइनल एवरेज है उनको रखना है। इस क्रॉस में मुझे डिफरेंस निकालना है, और मेरा जो डिफरेंस है उसी के बेस में आपका रेशियो होगा। सर बात तो बढ़िया की है। मैंने कहा बात तो अच्छा मुझे भी लगा, लेकिन सर इस क्वेश्चन में इसका रोल क्या है? मैंने कहा इस क्वेश्चन में रोल तगड़ा है। कैसे?
सुना है आपके पास एक ग्रुप है एक्स बॉयज का, हाँ सर, उनका एवरेज कितना चल रहा है सर? एक ग्रुप है जो एक्स बॉयज का, उनका एवरेज सर 57 का चल रहा है। सुना है इसमें किसी को ऐड कर रहे हो? हाँ सर। मैंने कहा किसको? टीचर को। टीचर कितना है सर? टीचर 109 है, तो यहां पे कितना लिख दूंगा? 109। ये मेरे अपना लास्ट क्लैरिटी दे रहा हूं, यहां पे भी बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। सर आपने तो कहा था इधर का एवरेज इधर का एवरेज, इधर तो समझ में आया बॉयज का एवरेज 57, पर टीचर तो खुद 109 है, टीचर का एवरेज कैसे 109 हो सकता है? मैं अगर आपको 3 लोगों का एवरेज पूछता तो क्या तुम तीनों का सम निकाल के बाई 3 करते? यस सर। अगर मैं 2 का एवरेज पूछता तो दोनों का सम करके बाई 2 करते? यस सर। अगर एक पर्सन का एवरेज निकालने के लिए कहता तो एक को और किसी को सर ऐड नहीं करना, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो क्या वही रहेगा? हाँ सर। तो मतलब एक पर्सन का एवरेज वो खुद है। अरे हाँ या ना, एक पर्सन का एवरेज मेरा, क्योंकि बहुत बार क्या लिखा जाता है ना, आपको ऐसे बोल देगा द टीचर्स एवरेज वेट इज इतना। हमारे बच्चे मिले सर टीचर के वेट को उसके हाथ पैर सब में बांट दूं क्या, 5 हिस्से कर दूं क्या? अबे नहीं, टीचर एक ही है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक पर्सन का एवरेज वो खुद है, एक पर्सन का एवरेज वो खुद है। कैसे लिखूंगा? इस इटसेल्फ लिख देता हूं, ठीक है। चले, तो आपके पास टीचर 109, इन दोनों को मिलने के बाद क्या हुआ सर? हुआ तो बढ़िया चीज कि जो नया ग्रुप बना वहां पे एवरेज 61 का चल रहा है। मैंने कहा सीधा सीधा एक काम कर सकते हो, इधर से इधर माइनस करके लिख दोगे तो कितना होगा सर? 48। इधर से इधर लिख दोगे तो कितना होगा सर? यहां पे आपके पास हो जाएगा 4। मैंने कहा ये तो रेशियो है तो इसको थोड़ा और एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ सर। मैंने कहा कैसे सर? 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे तो आपके पास 1। मतलब जो बॉयज हैं वो अगर 12 पार्ट के होंगे तो टीचर 1 पार्ट का होगा। आपके पास एक्चुअली में टीचर कितने हैं? 1। तो मतलब जो 1 पार्ट के टीचर, क्योंकि ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, 1 पार्ट के टीचर होने चाहिए। नंबर ऑफ टीचर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। अगर 1 पार्ट 1 है तो जो बॉयज 12 पार्ट होंगे वो कितने होंगे सर? वो होंगे 12। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज कितने थे सर? x थे, तो यही x आपके पास 12। जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को जब मैं एलिगेशन में लगाता हूं तो एक तो 100% क्लियर नहीं होता, इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन मिनिमम रखे हैं। हर क्वेश्चन में 10% भी क्लियर हो तो 10 क्वेश्चन में 100% क्लियर होगा। बट एक सवाल जो सबसे बेकार, घटिया, घिनौना मुझे लगता है, सर तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहां पे एलिगेशन लगाऊं, कहां पे? तो क्या मैं हर क्वेश्चन में ऐसे आपको स्कूल की तरह पढ़ाऊं कि एन दिया जाएगा, नहीं काटना, नहीं ना? तो मतलब उसका एक चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन के टाइप्स को उतने बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आप जितने प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन के टाइप्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहां पे ये दिया है वहां पे ये दिया है, इसीलिए मैंने ये चीज कहा था। वो चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई अगर मुझे कहीं नंबर नहीं दिया हो लेकिन हर एक प्रकार के एवरेज मेरे पास अवेलेबल हो, मुझे नंबर नहीं पता है लेकिन हर एक प्रकार के एवरेज, फिर भी मैं थोड़ा हेल्प ना करते करते भी कर दे रहा हूं, अगर मुझे हर केस का एवरेज मालूम है तो एलिगेशन में चीजें फास्ट हो जाएंगे। ड्रॉप योर पेन्स, बिल्कुल मत उठाना। एक बार समझ के आ गए, पेन पेपर लेके रेडी है कि मैं क्वेश्चन को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, फट जाओ भाई खुद, तुम रुक जाओ थोड़ा। द एवरेज ऑफ सम स्टूडेंट्स, आपके पास सम स्टूडेंट्स कितने हैं सर? डोंट नो सर, लेकिन उनका एवरेज 25 है। मैंने कहा ओके सर। एक टीचर ज्वाइन कर रहा है, मैंने कहा लेट हिम ज्वाइन, और उसका एज नहीं, अ टीचर ज्वाइंस देम ऑफ एज 56.5। टीचर का कितना है? 56.5। सो दैट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिकम 26.5, ताकि जो आपका नया एवरेज सारे लोगों का बन जाए वो 26.5 है। मैंने कहा रुक जाओ, आगे क्वेश्चन मत पढ़ो। ये कब संभव है सर? ये एक ही कंडीशन में संभव है। मैंने कहा वो क्या सर? माइनस किया 30, माइनस किया 1.5, सर 1.5 से काटा तो ये 20 टाइम्स हुआ, तो सर जब स्टूडेंट्स 20 पार्ट और टीचर 1 पार्ट होगा तभी संभव है। मैंने कहा एक बात बोलो, आपके जो टीचर हैं वो एक ही है, तो सर अगर 1 पार्ट 1 है तो जो स्टूडेंट्स 20 पार्ट होंगे वो 20 होंगे। मैंने कहा अब क्वेश्चन पढ़ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 20 स्टूडेंट्स आर देयर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर, दैट्स इट, खत्म। बस इतना ही आपको करना है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? अब सर पूरा नहीं है, मैंने कहा ठीक है 10-10-20% तो क्लियर है, 10-10-20% तो क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 87। सर एक क्लास है जहां पे स्टूडेंट्स है, सर उन स्टूडेंट्स का एवरेज हमें दे दिया गया है 87। ड्रॉप योर पेन्स, मैं आपको परफेक्ट टाइम पे क्वेश्चन दूंगा, मेरे पेडागोजी पे बिल्कुल संदेह मत कीजिए।
फाउंडेशन कैसे पढ़ाना है मैं 9 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन मुझे किस फ्लो में करना है ताकि वो चीजें आप कैसे प्रॉपरली अडेप्ट कर पाओ, और कहां पे आपका एक्सपेरिमेंट करना है वो चीज मुझे पता है कहां पे। आप अपने पेन्स को ड्रॉप करके रखिए। चले, उसने कहा कि स्टूडेंट्स आपके पास 36 स्टूडेंट्स एक क्लास है और उनका जो आपके पास एवरेज है वो आपके पास 87 है। 27 स्टूडेंट्स आपके विद एन एवरेज ऑफ 122, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आता है कि आपके पास 27 स्टूडेंट्स 122 मार्क्स के उनको ज्वाइन किए, मतलब ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और इसमें नए स्टूडेंट्स हमारे ऐड होने वाले। सर रुक गया, आपका एलिगेशन खत्म। मैंने कहा रुक भाई, एवरेज मार्क ऑफ 122 ये आपके आपस में ज्वाइन हुए, तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब अभी जो आपका इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल एवरेज है, क्या वही हमसे पूछा? पहले क्वेश्चन को समझो, जल्दी से बताओ, पहले क्वेश्चन को समझो। ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज 26.5 होगा क्या सर? ऑल स्टूडेंट्स नहीं बोला, स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स का एवरेज 25 से 26.5 अपने आप कैसे हो जाएगा? स्टूडेंट तो और नहीं आ रहा टीचर, तो ये लैंग्वेज को मेंबर्स बोल दो, ठीक है, मेंबर्स बोल दो, सॉरी ये लैंग्वेज का गलती है। क्या यही क्वेश्चन पूछ रहा है? इतना क्लियर है कि भाई अगर एग्जिस्टिंग आपके 36 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है, नए स्टूडेंट्स इतने आए जिनका एवरेज 122 है, तो फाइनल। सर आपने तो यहां ये वाला चीज अगर होता तो करना सिखाया, ये वाला चीज नहीं है तो आप कर सकते हो। ड्रॉप योर पेन्स, ध्यान से देखिएगा। सर करना क्या है? अगर मैं आपसे कहूं ये 87 का जो एवरेज है वो कितने स्टूडेंट्स का है? सर वो 36 स्टूडेंट्स का है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 122 जो एवरेज चल रहा है वो कितने स्टूडेंट्स का है? सर वो स्टूडेंट चल रहा है 27। पहले मैं आपको एलिगेशन का ही तरीका दिखाऊंगा, बट वो एलिगेशन का तरीका एक बार में समझ नहीं आएगा। एलिगेशन चैप्टर में मैं सारी चीजें फिर से रिपीट करूंगा ताकि प्रॉपरली आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो आए। एक बार एलिगेशन दिखाता हूं, अगर नहीं आया तो मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। बट वेटेड एवरेज से पहले बात थोड़ा ईगो का भी तो होना चाहिए। सर ईगो पे अगर मतलब लो तो क्या करूं? मैंने कहा ध्यान से देख, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां, अभी मैं आपको एक बेसिक, सबसे पहले हमारे यहां पे नंबर ऑफ पर्सन 36 और 27 का रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 और 27 का रेशियो कितना है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर 9 से काटेंगे 4 और 9 से काटेंगे 3। मतलब क्या आप लोग इतने तो कंफर्म हो कि अगर आपके एग्जिस्टिंग ग्रुप में 4 पार्ट के लोग हैं तो नए स्टूडेंट्स आपके 3 पार्ट के हैं। अब पहले वेटेड एवरेज देख लो। सर कैसे? अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि 87 का एवरेज 4 पार्ट लोगों का चल रहा है और 122 का एवरेज अगर 3 पार्ट लोगों का चल रहा है, तो पूरे 4 + 3 7 पार्ट लोगों का एवरेज कितना होगा? सर 87 का एवरेज 4 लोगों का, तो इनका सम 87 × 4। 122 का एवरेज 3 लोगों का, तो इनका सम 122 × 3। ये जो नया सम है ये कुल मिला के 4 + 3 7 लोगों का है, तो इससे अगर मैं डिवाइड दे दूं तो काम बन जाएगा। आप एक बार चेक करके देख लो ना, चेक कर लो। 320 28 348 प्लस 366 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 6 14 1 7 4 11 1 4 3 7 डिवाइड करेंगे 7 से, कितने बार जाएगा? सर 102 बार जाएगा। तो आंसर तो ये इस क्वेश्चन का सबसे फाइनेस्ट अप्रोच है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट। एंड वेटेड एवरेज में जो एक एडवांटेज आपको मिला वो क्या है आपको पता चला? You don't have to consider 36 and 27. The best part of weighted averages, the best part of weighted averages, जब आप weighted average निकालते हो तो आप नंबर ऑफ पर्सन के रेशियो से ही पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मतलब जो उसने 36 स्टूडेंट्स, मतलब एक बेसिक बच्चा क्या कहेगा, एक बिगिनर बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता? सच बताओ, वो 87 × 36 करता कि नहीं करता? मुझे एक बात बताओ। प्लस 122 × 27 करता कि नहीं? हाँ सर। डिवाइडेड बाय ये पूरा 36 और 27 पूरे के पूरे आपके 63 लोगों का है, पूरा ये वाला कैलकुलेशन करता कि नहीं? फिर भी उनमें से कुछ बच्चे थोड़े टैलेंटेड होते हैं जिनको दिख जाता है। सर क्या? सर इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में 9 कॉमन है, 9 से काट के 4, 9 से काट के 3, 9 से काट के 7, तो वो यहां पहुंच जाता है, एग्जैक्टली यहां पे पहुंच जाता है। लेकिन लिखना ही क्यों, काटना ही क्यों? कभी कभार अगर नहीं दिखे तो प्रॉब्लम, इसीलिए स्टार्ट ही
जब आप वेटेड एवरेज लगाओगे तो आप हमेशा नंबर ऑफ पर्संस के रेशियो से स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली 36 और 27 इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनको मैं लीस्ट पॉसिबल फॉर्म 4-3 में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो 4 पार्ट का एवरेज इतना, 3 पार्ट का इतना, तो पूरे 7 पार्ट का कितना। वेटेड एवरेज तक सभी को क्लियर? आगे भी आएगा क्वेश्चन, नहीं मत बताओ क्लियर, आगे आएगा पूछूंगा। अब सर इस पे अगर मैं जबरदस्ती का एलिगेशन लगाना चाहूं तो सर कैसे क्या लगाऊंगा? मैंने कहा एक चीज आप मार्क कीजिएगा। सर क्या है? अगर मैं इधर रख रहा हूं 20, इधर रख रहा हूं 30, इधर रख रहा हूं 24, तो अपना वही जो एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इधर से इसको माइनस करूंगा 6 और इधर से इसको माइनस करूंगा तो आपके पास 4, तो ये 6 और 4 का जो सम है, मतलब जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो, जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो, उन डिफरेंस का जो आपके पास सम है वो कितना आ रहा है सर? 10। और जो ओरिजिनल वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है 10। तो मतलब आपके जो क्रिस क्रॉस यानी कि एलिगेशन लगाने के बाद जो ये डिफरेंस इस डायगोनल में, ये डिफरेंस इस डायगोनल में, उनका जो सम होता है वो आपके ओरिजिनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो एवरेज है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके साथ इक्वल होता है। सर क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? मैंने कहा इसको भी मैं एक बार प्रूव कर देता हूं। मान के चलो x यहां पे y और यहां पे z था, मतलब ये पहला एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है जहां एवरेज x का चल रहा है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं एक ग्रुप जहां पे एवरेज y का चल रहा है, और इनको मिलाने के बाद अगर जो एवरेज है वो z का आएगा, तो आपको अगर मैं माइनस करने के लिए बोलूं यूनिट डायरेक्शन, तो आप कैसे करते हैं? y माइनस z। मैं बस आपसे एक बार जानना चाहता हूं कि इधर कितना आएगा। मैं पूरे कमेंट बॉक्स पे क्लीन बस ये चाहता हूं, मैंने बहुत एफर्ट्स देके वो समझाया था आपको, मैंने उसके पीछे भी 3-4 मिनट इन्वेस्ट किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अच्छा लगा कि कोई भी अभी तक गलत नहीं बोला। अगर ये गलत बोलते तो बुरा लगता। अगर आप में से कोई x माइनस जेड बोल देता ना, कसम से मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता। क्यों? मैंने आपको यूनिट डायरेक्शन के बारे में कहा था कि अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मैं यही हूं, स्टार्ट में यहीं से करूंगा, तो z माइनस एक्स मुझे यहां रखना पड़ेगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था पता है सर? क्या? जो हम ये एलिगेशन लगाने के बाद जो ये डिफरेंस और ये जो डिफरेंस क्रिस क्रॉस में है, इनका अगर मैं आपसे सम पूछूं तो इनका सम कितना आएगा सर? माइनस जेड और प्लस जेड कट जाएगा, पता चल रहा है, और बचेगा आपके पास y माइनस एक्स। एंड टेक्निकली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा सर? y माइनस एक्स। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, हमेशा आपके जो ओरिजिनल जहां आपके एवरेज से आप स्टार्ट कर रहे हो उनके बीच का डिफरेंस आपके नीचे जो ये डिफरेंस आप फाइंड किए हो उसके सम के साथ बराबर है। सर बातें तो बढ़िया कर रहे हो, एक बार इसका रोल भी दिखा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ सकता हूं सर? क्या? तब इनके और इनके बीच का डिफरेंस यहां पे और यहां पे जो वैल्यूज है उनके सम के साथ बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए। मतलब 87 और 122 में डिफरेंस कितना है सर? 13 और 22 यानी कि 35 का डिफरेंस है। यही 35 को अगर मैं इधर 4 और 3 पार्ट, क्योंकि यहीं पे और यहीं पे इन दोनों का जो सम है वहीं पे अगर आपके पास 35 रहना चाहिए तो इधर 4 पार्ट और इधर 3 पार्ट रहना चाहिए, तभी तो कट के 4-3 होंगे। तो अगर मैं बात करूं सर x माइनस वाई मॉड में नहीं रख रहा हूं, इसलिए बिकॉज द मोमेंट आई हैव कंसिडर y माइनस जेड, मतलब मैं बड़े से छोटे को माइनस कर रहा हूं, मैं ये सोच के जा रहा हूं, क्योंकि साइंस अपने आप कट जाएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं और मैग्नीट्यूड में y ग्रेटर देन x ही होगा अगर मैंने कंसिडर इस डायरेक्शन में किया है। अगर मैं उस डायरेक्शन में कंसिडर करता तो मैं x को स्टार्टिंग में हायर लेके कंसिडर करता और मेरा आंसर x माइनस वाई होगा। क्लियर? इस बेसिस पे मैंने जब इधर से ही स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस, मतलब ये एक छोटा सा चीज है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि y z से बड़ा है, हम यूजुअली बड़े से माइनस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। बट मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि बड़े से माइनस करना मैंडेटरी नहीं है, जब आप डायरेक्शन मेंटेन करोगे तो रेशियो में वो चीज नेगेटिव कट जाएगा। बट यहां हम मान ही रहे हैं कि ये बड़ा है करके माइनस कर रहे हैं। ठीक है? मैं कहा था, कुछ तो एक बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था? हाँ ये 80, हाँ तो मतलब क्या है कि सर इस नंबर, जैसे इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस यहां बैठे और यहां बैठे नंबर के सम के साथ बराबर है, सिमिलरली इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस
यहां बैठा और यहां बैठे नंबर के सम के साथ बराबर होगा। और हमें पता है टेक्निकली यहां आपके स्टूडेंट्स 36, यहां 27, मतलब यहां के स्टूडेंट्स और यहां के स्टूडेंट 4 और 3 के रेशियो में बैठने चाहिए। तो यहां 4 पार्ट, यहां 3 पार्ट, तो इनका सम 7 पार्ट। अगर 7 पार्ट 35 है तो 1 पार्ट 5, 1 पार्ट 5, तो 4 पार्ट आपके पास कितना होगा 20, और 3 पार्ट आपके पास कितना होगा 15। याद करो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था सर, क्या कि यहां जो आपके पास वैल्यू रहेगा वो 87 और 122 के बीच में रहेगा। अगर 87 और 122 के बीच में रहेगा तो वो वैल्यू 87 से क्या होगा, अधिक होगा, और वो वैल्यू 122 से क्या होगा, कम होगा। कितना सर, इतना अधिक कि डायगोनल में उनका डिफरेंस 15 मेंटेन होना चाहिए। तो 15 डिफरेंस तब मेंटेन होगा जब ये नंबर 87 से 15 अधिक हो। 87 से 15 अधिक कितना है, 102। अगर आप इसको रेफरेंस लोगे तो 122 से ये वैल्यू कम होगा। कितना कम सर, इतना कम कि 20 का डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। तो 122 से 20 कम, तो इधर से 20 कम करो या इधर 15 जोड़ो, वैल्यू तो आपको 102 ही मिलेगा। अभी अगर मैं आपको क्लियर पूछ लूं, आधे बच्चे मुझ पे कूद पड़े, समझ नहीं आ, समझ रुक जा, क्वेश्चंस बहुत है, ड्रॉप योर पेन्स, तू रुक, तू मेरे साथ साथ चल, लेकिन पेन पकड़ना नहीं। अगर पेन पकड़ेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं। सर जो मीन है 320 स्टूडेंट्स का, वो 45 केजी का है। मैंने कहा 45 केजी का आपके पास एवरेज है, और वो भी 320 लोगों का। आपको तो समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ पर्संस का रेशियो नीचे आता है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ पर्संस को नीचे से स्टार्ट किया। अब ये मत बोलना कि इसको यहां क्यों लिखा, ये हैबिट होना चाहिए। जो मीन वेट है आपके बॉयज का वो 42 है। ओ माय गॉड, गॉड 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 गॉड, क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही नीचे से आ रहा है सर। मतलब पूरे 320 स्टूडेंट्स का आपके पास मीन 45 है, उसमें से बॉयज का मीन 42 है और गर्ल्स का मीन आपके पास 54 है। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। इतना घटिया बेकार वाहियात सवाल में और क्या ही कहूं सर। क्या आपके पास बॉयज का एवरेज है? हाँ सर। मैंने कहा कितना सर? 42। आपके पास गर्ल्स का एवरेज है? हाँ सर। मैंने कहा कितना? 54। आप जब बॉयज और गर्ल्स को मिलाते हो तो ही तो पूरा क्लास बनता है। हाँ सर। और इस क्लास का एवरेज कितना है? 45। ये कब संभव है? जब हम माइनस करके 9 और माइनस करके 3, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को 3:1 के रेशियो में मिलाएंगे। सर अगर बॉयज 3 पार्ट है, गर्ल्स 1 पार्ट है, तो पूरा क्लास 4 पार्ट का है, और पूरा क्लास 320 स्टूडेंट का है, तो 1 पार्ट 80। 1 पार्ट 80 तो गर्ल्स 80, बॉयज 240। पूछा क्या है? बॉयज। इससे आसान कुछ हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मुझे लगा वैसा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद बैक टू बैक वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चन इससे पहले रहना चाहिए था, उसके बाद ये क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को रहना चाहिए था। ये तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बॉयज का एवरेज, आपके पास एक ग्रुप का एवरेज है, आपके पास दूसरे ग्रुप का एवरेज है, आपने इन दोनों को मिलाया तो होल क्लास का एवरेज आपके पास इतना हुआ, माइनस करके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपके पास इतना है, डॉट 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 डॉट। अब मेरी बात सुनो, ड्रॉप योर पेन्स, मैं पढ़ लूं पहले। वो क्वेश्चन एक बार कर दो। उसका एक ही क्वेश्चन रखे कैसे? हाँ, आ जाओ, कम टू मी। द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल बॉयज इन द क्लास इज 62। हर बॉयज के पास आपके पास एवरेज कितने का चल रहा है सर? 62। ड्रॉप योर पेन्स। While average number of pencils distributed among the girls is 86, गर्ल्स के पास आपके पास एवरेज कितना है सर? 86। If the ratio of boys to that of girls in the class is 7:5, मतलब बॉयज अगर 7 पार्ट के तो गर्ल्स आपके पास कितने पार्ट के? 5 पार्ट के। तो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या यही आपको पूछा है? बस एक बार इतना हाँ करो। आपको बच्चा सोचता है कि मैं क्वेश्चन नहीं समझूंगा, मैं सॉल्यूशन समझ जा। अरे कैसे? इम्पॉसिबल, असंभव बात कर रहा है भाई। क्वेश्चन ना समझ के सॉल्यूशन कैसे समझेगा? क्वेश्चन यही कह रहा है तो कि बॉयज का एवरेज इतना चल रहा है, गर्ल्स का एवरेज इतना चल रहा है। अगर बॉयज और गर्ल्स का आपके पास रेशियो 7:5 है, तो आपके पास जो मीन वैल्यू है, मतलब पूरे क्लास के पास कितना है? बॉयज और गर्ल्स को ही तो जोड़ोगे तो पूरा क्लास आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने जो एलिगेशन वाला मेथड दिखाया वो बस इसलिए कि एलिगेशन में सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज फ्लॉलेस।
नहीं तो बच्चे के दिमाग में लग जाएगा कि एलिगेशन में कुछ फ्लॉ है। नहीं, वो उसमें कोई कमी नहीं, बस हमें करना आना चाहिए। बट वो एक ईगो हंटिंग मेथड है। Actually, the wisest method to solve this particular question is to find out weighted average. Agree? कि भाई 62 का एवरेज 7 लोगों का तो इनका सम इतना, 86 का एवरेज 5 लोगों का तो इनका सम इतना, तो ये पूरा सम आपके 7 बॉयज और 5 गर्ल्स यानी कि 12 लोगों का है, तो वो है कितना। ये है इस सवाल का सबसे बेस्ट मेथड। ये है इस सवाल का सबसे बेस्ट मेथड। अगर इस सवाल का सबसे बेस्ट मेथड यही है तो मुझे एक बार बताओ, इसको तो सॉल्व आप कर सकते हो कैसे। ये हो गया आपके पास 420 434 प्लस ये आपके पास हो गया 430, ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 12, 12 सत्ते 84, 84 के बाद 24, 24 यानी कि 2, 72, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाऊं तो मैंने आपसे जो कहा था मैं अभी आपको दोबारा वो चीज पूछने जा रहा हूं। क्या मैं ही वो इंसान हूं जिसने आपसे कहा था कि इस और इस एवरेज में जो आपका डिफरेंस है कितने का है? सर ये डिफरेंस आपके पास 62 और 86 का 24 है। वो आपके ये एलिगेशन वगैरह लगने के बाद जो यहां पे डिफरेंस आते हैं, वो जो आपके एलिगेशन लगने के बाद जो डिफरेंस आते हैं उसके सम के साथ बराबर होता है, यानी कि 24। एंड इसका एक सेकंड पार्ट ये है कि जो एलिगेशन लगाने के बाद डिफरेंस आते हैं वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके 7 और 5 के रेशियो में होते हैं। मतलब अगर ये 7 पार्ट तो ये 5 पार्ट, अगर ये 7 पार्ट है ये 5 पार्ट है, तो इनका जो सम है वो 12 पार्ट होगा। और 12 पार्ट अगर 24 एक पार्ट 2, तो यहां आपके पास डेफिनेटली 14 और यहां डेफिनेटली 10 बैठा है। यहां तक समझने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका मीन वैल्यू है यहां तक कैसे पहुंचा जाए, सर वो भी तरीका बहुत आसान है। मैंने कहा क्या सर, ये मीन वैल्यू 62 और 86 के बीच में बैठेगा। मैंने कहा तो फिर 62 से ज्यादा में बैठेगा? हाँ सर। 86 से कम में बैठेगा? हाँ सर। कितना ज्यादा? सर इतना ज्यादा कि डायगोनल में 10 का डिफरेंस आए। तो 62 में 10 का डिफरेंस में 2 पॉसिबिलिटी थे, 10 ऊपर 72, 10 नीचे 52, बट मैं प्रिफर किससे करूंगा? ऊपर वाले को, क्योंकि वे अधिक होना चाहिए। तो 16 2 प्लस 10 72। और इधर से अगर मैं जाऊं तो कितना होगा सर? 86 और इसमें 14 का डिफरेंस है एंड ये नंबर 86 से छोटा होना है, तो 14 के गैप में कितना है? 72। मैंने अपने तरफ से पूरा का पूरा 100% एफर्ट्स दिए हैं। इससे ज्यादा मुझसे तो आप एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो अच्छा है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज और प्रॉमिस करता हूं। मैंने आपसे जो कहा था सच कहा था। मैंने आपको एलिगेशन के 10 क्वेश्चंस रखे हैं, तो मुझे 10 क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दो, फिर जाके आपका 100% क्लियर होगा। अभी तक तो मैंने शायद 4 5 6 क्वेश्चन किए होंगे, 5 6 क्वेश्चन किए होंगे, तो 50 60। ठीक है, डेविएशन इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप इसमें जो जगह पे जो मेथड लगाना चाहिए मैं उतना दे रहा हूं। कहां कहां आपको एलिगेशन लगाना चाहिए? जहां पे 2 जगह का एवरेज आपके पास है। ठीक है sir, average weight of a class is 54 kg and the average weight of boys in the class is 72 kg. There are 88 students in the class and the ratio of the boys and girls in the class is 5:3. Then find the average weight of the girls in the class. क्या ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपके पास एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 54 एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज, पहले क्वेश्चन को समझो कि सर जो बॉयज है इनका एवरेज हमारे पास 72 का है, 88 स्टूडेंट्स है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो इतना है, सर हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स पूछा है। क्वेश्चन समझो पहले कि हमें गर्ल्स का एवरेज पूछा है। मैंने कहा कुछ तो दिया है ये वाला, ये क्या है? सर एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, मतलब जब मैं बॉयज और गर्ल्स को जोड़ूंगा ना तो क्लास का एवरेज 54 होना चाहिए। मैंने कहा और कुछ? सर बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो है वो 5:3 का है। कितने लोगों को, सच बताओ सच बताओ, मेरे कुछ कहने से पहले ये समझ आ गया है कि इन दिस क्वेश्चन 88 हैव नो रोल टू प्ले? अरे हाँ या ना? वाई? सिंपल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने का एक और तरीका जो आपको कम से कम मैंने अभी सिंपल सिखाया है, जो अभी भी बच्चे बोल रहे थे कि सर वेटेड अच्छा है, अगर आप वेटेड से जाओगे तो वेटेड में क्या लगता है? नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो लगता है, और नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो ही अगर 5:3 का है, तो मैं एक बार आपको वेटेड से दिखा रहा हूं कि अगर गर्ल्स का एवरेज x का चल रहा है तो 72 एवरेज 5 लोगों का, तो सम 72 into 5। अरे हाँ या ना?
एक्स एवरेज 3 लोगों का तो सम 3 इंटू एक्स 3x, ये पूरा सम 5 प्लस 3 8 लोगों का, तो आपका नया जो आपका इनका जो एवरेज है वही इस बार गिवन है 54। कितने लोगों ने ऐसे किया है एक बार मी कमेंट कर दो, कम से कम आपके पास ये आइडिया लेना था। एलिगेशन तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े जगह पे लगेगा। अब मैं छोटे छोटे जगह पे, एलिगेशन छोटे कामों के लिए कभी बना नहीं है, ये याद रखिएगा। एलिगेशन का काम है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल करना, एंड मीनवाइल उसका एक और काम भी है, सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना। ये आज मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, आप एलिगेशन के बारे में समझ रहे हो तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स। एलिगेशन हैज टू प्रॉपर्टीज, वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल कर देता है और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, दिस वाज प्योर सिंपल क्वेश्चन यार, कि बॉयज का एवरेज इतना तो गर्ल्स का कितना हो, कि होल क्लास का 54 बॉयज गर्ल्स का इतना, 2 लाइन लिखना था। यहीं से आप अगर कैलकुलेट करते कि सर दिस इज 360 प्लस 3x एंड दिस इज 400 एंड 32, 432 से माइनस होगा तो दिस इज 72 इज इक्वल टू 3x, तो x आपके पास हो गया कितना सर 24 आया था, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं जो आपसे कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अब बच्चों को थोड़ा मैंने एक फेक कॉन्फिडेंस दिया, कि बच्चों को फेक कॉन्फिडेंस क्या, कि सर तो फिर सिंपल जगह पे कॉम्प्लेक्स, मैं तो एलिगेशन भूल ही गया। अगर लगाना आता हो सर फिर वही बात, अरे मुझे आता है। जैसे एक देखे हो ना कि वो जो कपिल शर्मा का शो होता है, वो जो राजमौली बन के आता है, कौन हमारा सुनील ग्रोवर, और उसको पूछा जाता है कि आप हर जगह वीएफएक्स क्यों लगा देते हो, क्योंकि मुझको आता है। अरे देखे हो ना, इसीलिए आप अगर मुझे पूछोगे तो सर आप एलिगेशन क्यों लगा, मुझे आता है, दैट्स द सिंपल थिंग, मुझे आता है इसीलिए मैं लगा देता हूं। जैसे कि देखो सर, ये एक्स भले ही पता ना हो, लेकिन इतना तो पता चल चुका है कि 72 बड़ा है। अगर 72 बड़ा है और मैं 72 से 54 माइनस करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 18। इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि 5 और 3 के रेशियो में रहने के लिए अगर ये डिफरेंस 18 है तो इस डिफरेंस को कितना होना पड़ेगा, अरे 3 पार्ट अगर 18, 1 पार्ट 6 तो 5 पार्ट 30। इतना आप सभी को कंफर्म है क्या सर, क्या कि 72 ऑलरेडी 54 से ज्यादा है, ये वैल्यू 54 इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, मतलब इस गर्ल्स को आपके 54 से क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। एंड दैट टू कितना कम सर, इतना कम कि डायगोनल में डिफरेंस 30 आ जाए। तो 54 से 30 कम कितना होता है 24। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को थोड़ू थोड़ू क्लियर हुआ, थोड़ू थोड़ू, ज्यादा नहीं, थोड़ू थोड़ू। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को, कुछ कैलकुलेशन यहां पे कम से कम आपको कुछ करना पड़ रहा है, यहां पे बिना किसी कैलकुलेशन के आप इस चीज को कर सकते हो, बस आपका कॉमन सेंस जिंदा रहना चाहिए, बस आपके कॉमन सेंस को आपको जिंदा रखना है। सर मैंने कहा ड्रॉप योर पेन्स, ड्रॉप योर पेन्स। सर द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज इतना, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 टेक्नीशियंस इज इतना। मैंने कहा ओके, आपके पास कुछ टेक्नीशियंस तो हैं, इतना कंफर्म हो चुका हूं मैं। एक बार आप ट्राई करो, नहीं थोड़ा मुझे भी आइडिया लगे कि आप कितने दूर तक समझे, मैं तो एफर्ट्स पूरा मार रहा हूं, आप कितना समझ रहे हो वो भी जरूरी है ना मेरे जानना। अब करो ये वाला, बस लैंग्वेज थोड़ा आपको ट्रैप करेगा, अगर आप लैंग्वेज को ओवरकम कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज ना समझ के एलिगेशन के अलावा आप बेसिक में भी कर लोगे, इम्पॉसिबल। कोई नहीं, 33 कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। सर मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने कहा क्यों सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था। मैंने कहा कैसे, सर कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स आपके वर्कशॉप में 9300 है, जो एवरेज सैलरी आपके 12 टेक्नीशियंस के हैं वो इतने हैं, और एवरेज सैलरी रेस्ट के आपके पास है 6100। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप कितना, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आपको तीनों के तीनों एवरेज दे दिया भाई। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो कम से कम मैं आपको एक कुछ छुपा रहा था, बीच वाला छिपे तो कैसे डिफरेंस निकालना है, कॉर्नर वाला छिपे तो क्या करना है वो सब बताए, तो डायरेक्ट है भाई। सर टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियंस का जो एवरेज है वो 14900 है, यही है हाँ सर।
और जो रेस्ट लोगों का सैलरी है एवरेज, वो है 6100। क्या मैं टेक्नीशियंस और बाकियों को मिला दूंगा तो आपके ऑल वर्कर्स आ जाएंगे, और ऑल वर्कर्स का एवरेज कितना है सर 9300। मैंने कहा ये कब संभव है सर, ये एक ही कंडीशन में संभव है। मैंने कहा कब सर, जब मैं इनको माइनस करूंगा तो एलिगेशन में इनका जो आपका रेशियो है वो नंबर ऑफ टेक्नीशियंस और आपके रेस्ट लोगों का दे देगा। एक और काम भी मैं अभी आपको सिखा देता हूं सर, वो क्या है, आपके अगर हर जगह 2 जीरोज हैं तो आप हर जगह में से 2 0 2 0 और 2 0 कैंसिल कर सकते हो। अरे हाँ या ना? अगर हर जगह 2 0 2 0 2 0 है तो आप हर जगह 2 0 कैंसिल कर सकते हो। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा सर, 149 माइनस 93 यानी कि आपके पास 56, 93 माइनस 61 यानी कि आपके पास आ रहा है कितना 32। और अगर मैं आपसे 32 और 56 का रेशियो पूछूं तो 8 से काटेंगे तो 4 और 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7। तो मतलब आपके पास अगर टेक्नीशियन 4 पार्ट के हैं तो रेस्ट 7 पार्ट के हैं। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने कहा सर हमारे पास तो टेक्नीशियंस 12 है, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 टेक्नीशियंस। तो अगर 4 पार्ट 12 है, 1 पार्ट 3 है, तो 7 पार्ट आपके पास 21 है। मैंने कहा सर अगर मुझे उसने पूछा होता टेक्नीशियंस के अलावा कितने तो मैं 21 बोलता। मैंने कहा पूछा क्या है सर, पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑल वर्कर्स में टेक्नीशियंस भी आएंगे 12 और 21 रेस्ट आएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर 33। 33 कहां है, ऑप्शन नंबर डी 33 इस सवाल का सही उत्तर है। अब मैं आप 21 जो लोग बोल रहे हो वो रेस्ट बोल रहे हो, आपको रेस्ट पूछा है क्या? These are the rest employees excluding the technicians, but according to the question it is asking me the total number of workers, और वर्कर्स में आपके टेक्नीशियंस और रेस्ट ऑल सारे इंक्लूड होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? गलती मत कीजिए, आपके मन में पनपते हुए हर सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। क्या भाई ने आपको ये पूरे मेथड के पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिया है? ऐसा कोई चीज है जो मैंने आपको बताया ना हो रीजन? सर एक चीज है। मैंने कहा क्या सर, व्हाट अबाउट दिस 0000 कटिंग? मैंने कहा 0000 कटिंग आपने नंबर सिस्टम का क्लास किया है? सर नहीं, इसीलिए नहीं समझ पाया। तो क्या मैं ही वो इंसान हूं जिसने आपसे कहा था कि अगर x इज डिविजिबल बाई a, y इज डिविजिबल बाई a, देन x प्लस y इज डिविजिबल बाई a, एंड उससे ज्यादा मुझे इस सवाल में इंटरेस्ट है कि x माइनस y इज डिविजिबल बाई a। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर इससे क्या होगा? मैंने कहा सिंपल बात है, आप अगर यहां पे x, यहां पे y और यहां पे z रख रहे हो, मैं तीनों में एक चीज को कैंसिल कर रहा हूं, मतलब x, y, z तीनों एक कॉमन फैक्टर बियर कर रहे हैं। मतलब मैं मान के चल सकता हूं वो कॉमन फैक्टर मान के चलो a है। अगर x, y, z तीनों में एक कॉमन फैक्टर है जिसको मैंने a लिया और तीनों आपके a से डिवाइड हुए, तो अगर मैं यहां से यहां y माइनस z लिखूं, ये भी आपका डिविजिबल बाई a है, और z माइनस x जो है ये भी आपका डिविजिबल बाई a होगा। अरे हाँ या ना? फाइनली इन जो डिफरेंस का आप करते क्या हो सर, फाइनली इन डिफरेंस का हम रेशियो निकालते हैं, और रेशियो निकालते वक्त आप इसमें क्या करते हो, जो कॉमन है उससे कैंसिल करते हो। मतलब आप इसको किससे कैंसिल करोगे? कैंसिल बाई a। और कैंसिल बाई a यहां ना करके अगर आप सुबह से ही यहां a से काट लेते, a से काट लेते, a से काट लेते, तो आपको डायरेक्ट इस जगह पे आपको पहुंचने का मौका मिल जाता। क्या ये चीज अरे खुद ही सोचो ना, अगर मैं 00 माइनस काटता वहां नहीं तो ये 56 के जगह 5600, ये 32 के जगह 3200, अंत में तो कटते ना। तो इसीलिए जो आपके एलिगेशन डालते वक्त बड़े बड़े चीजें अगर आपको कुछ कॉमन दिख गए, आप उनको आपस से एलिमिनेट कर दोगे तो क्वेश्चन वहीं से ही दम तोड़ देगा, छोटा हो जाएगा। नहीं तो आपको बड़े बड़े नंबर्स के साथ डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, एंड फाइंडिंग आउट डिफरेंस इज वे डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आपके मल्टीप्लीकेशन वगैरह चीज, ये तो आप जानते ही हो। इतना तक तो हो गया। अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। A company produces an average of 2800 items per month for first 3 months. How much items it must produce on an average per month over the next 9 months to get the average 3250 items per month over the whole year? बच्चा एक चीज बस पूछ लेता है कि सर आप मुझे बता दो कहां एलिगेशन लगाना है। मैंने कहा अभी क्यों बताऊं, अभी बताऊंगा तो तू भूल जाएगा। तो एक काम कर, मैं तेरे साथ एग्जाम सेंटर को ही चला जाता हूं,
मैं तेरे बगल में बैठा हूं, मैं भी इन्विजिलेटर को बोल दूंगा, मैं इसको सारे क्वेश्चन थोड़ी ना बताऊंगा, मैं सिर्फ इसको बताऊंगा कहां कहां एलिगेशन लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लगेगा, और प्रैक्टिस से ज्यादा आपको जरूरी है क्या, क्वेश्चन का लेंथ को, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से समझो। उसने कहा कि एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है 2800 आपके आइटम्स पर मंथ, पहले 3 मंथ, मतलब पहले 3 महीने के दौरान जो आपका एवरेज चला वो कितने का है, 2800 का है। वो पूछ रहा है कि अगले 9 महीने के दौरान, ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, आपका एवरेज कितने का चलना चाहिए, व्हाट मस्ट प्रोड्यूस एन एवरेज पर मंथ, जैसे कि पूरे साल का एवरेज आपके पास कितना हो जाए, 3250 का हो जाए। क्या इसका यही मतलब है? मुझे एक बात बताओ सर, क्या आपका 2800 का जो एवरेज है वो पहले 3 महीने के दौरान चल रहा है, एग्री? अगले 9 महीने के दौरान आपका एवरेज कितना चलना चाहिए कि कंप्लीट 12 महीनों में आपका जो एवरेज है वो 3250 बन जाए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, आप खाट समझोगे कि एलिगेशन कहां लगेगा कहां नहीं। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ते तो आपको समझ में आता कि पहले 3 महीने का एवरेज दिया गया है, अगले 9 महीने में क्या एवरेज मेंटेन करूं कि पूरे 12 महीने में मेरा एवरेज यही हो। क्वेश्चन इतना क्लियर होने के बाद आंसर भी बड़ा प्रीटी आएगा। सर कैसे? सर 3 और 9 में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे इनका रेशियो चाहिए। मैंने कहा कितना है? सर 1:3 का रेशियो है। मैंने कहा किसका? सर यहां पे जो डिफरेंस है उनका। मैंने कहा कोई डिफरेंस है? हाँ सर एक डिफरेंस है। मैंने कहा कौन सा? सर इसका और इसका डिफरेंस। कितना है? सर 450। अगर 3 पार्ट डिफरेंस 450 है तो यहां पे जो एक पार्ट डिफरेंस होगा वो 150 होगा। हाँ सर। बस लास्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी आपका ये जो 2800 है ना वो 3250 से कम है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो 3250 से ज्यादा होगा, तब जाके 3250 इनके बीच में रहेगा। कितना ज्यादा कि डिफरेंस आपके डायगोनल में 150 का आ जाए, तो इससे 150 ज्यादा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 3400 का हो जाएगा। और 3400 कहां है? ऑप्शन नंबर सी, अगले 9 महीनों के दौरान। इस प्रकार से कितने लोगों ने किया था, एक बार मी कमेंट कर देंगे जल्दी से, सुपर फास्ट तरीके से। ऐसे कितने लोगों ने किया था, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे मी, जल्दी। मी, वेरी गुड। अब ये लोग हैं जो एलिगेशन को समझ चुके हैं। अगर आप में से कोई इस मेथड को नहीं लगा पाया तो सर मेरा क्या सिलेक्शन नहीं होगा? तेरा तो और अच्छा सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूं। कैसे? बस आपको एक चीज मेक श्योर करना है, इसको वेटेड में जब आप निकालोगे, इसको जब आप वेटेड में निकालोगे, तो क्या मैं 3 महीने और 9 महीने लूंगा? हाँ 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 हाँ। वेटेड में मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर का रेशियो चाहिए, तो मैं 1 महीना और 3 महीना लूंगा, और देखोगे तुम्हारा आंसर कैसे आएगा। 2800 का एवरेज 1 महीने में, 2800 इंटू 1, कितने का एवरेज? मान के चलो एक्स का एवरेज 3 महीनों में, मतलब 3 पार्ट में, तो 3x। और ये टोटल जो आपका सम है ये 1 + 3 4 का है, और यही कितना है सर? 3250। 325 का 4 गुना सर 1200, और ये 1300। 1300 से 13000, क्योंकि और एक जीरो है। 13000 में से जब 2800 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 10,200। अगर 3x 10,200 है तो x आपके पास 3400 है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे निकाला था? आप लोग भी मुझे बता दो। चलेगा, कहीं से निकालो। बस एक चीज यहां पे मेक श्योर कीजिएगा, डोंट कंसिडर 3 and 9। इफ यू कंसिडर 3 and 9 देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 ओवर हियर। इसमें 9, इसमें 3, तो इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। भाई ने तो आपको बता दिया है कि नंबर का सिर्फ रेशियो में काम चल जाएगा, तो आप सिर्फ अगर रेशियो में लेके जाते तो भी हैट्स ऑफ, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। बनने लगे हैं क्या? हमने बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं था? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं आपसे जितना कहूंगा उतना सोचिए। क्या ये क्वेश्चन कल के क्लास में था और कल के क्लास में हमने इसको निकाल फेंका था? अब ड्रॉप योर पेन्स। बच्चा मुझे जब ये सारे मेथड कर रहा था, किसी ने मुझे बोला ना कि सर मुझे डेविएशन में, ड्रॉप योर पेन्स प्लीज, सर मुझे डेविएशन मेथड दो। मैंने आपसे कहा कि डेविएशन रिक्वायरमेंट नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा सर ये कह सकते हैं कि वेटेड में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ये ओपन चैलेंज देता हूं, मैं ये ओपन चैलेंज देता हूं, तुम और भी कहीं से कोई मेथड ले आओ सबसे फास्ट। तो आप मुझे बस बोलना कि मुझे कौन से मेथड में करना है, आप अपना प्रीफरेबल मेथड ले लेना। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? आपको जो सबसे घटिया मेथड लग रहा है वो मुझे देना,
और आपको जो सबसे बढ़िया मेथड लग रहा है वो आप लेना, एक कंपटीशन हो जाए फिर भी मैं जल्दी करूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू बेटा कि आपने खुद के ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रखा है। माना कि आपके वेटेड में शायद ज्यादा टाइम लग सकता है, अगर आपको एलिगेशन बीच में अटक गए तो ये क्या करूं क्या करूं, टाइम तो गया ना। तो रिस्क फ्री काम कीजिए, जैसा सही लगे, जैसे जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो जस्ट गो विद इट। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, समझ गए। आप कभी कोई मेथड को हमेशा मतलब फेम या डिफेम नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है आप उस मेथड को किस प्रकार से लगाता है। ठीक है, a batsman in his 18th innings makes a score of 84 runs and thereby increase his average score by 3 runs. What is his average after 18th innings? The very first thing which we must know is basic. Yesterday मैंने आपको ये क्लियर किया था कि एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इनिंग्स एंड मैच, आई हैव डिफरेंशिएट देम। बट मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में आज तक कभी कोई ट्रैप नहीं हुआ है आपको इनिंग्स और मैच को लेकर, so we can consider this inning as our regular match. So my simple question, my basic will start with sir number of matches into average, मैंने टोटल कितने रन्स किए। मैंने कहा तो कर सर, एक बैट्समैन ने 18th इनिंग्स में 84 रन्स किए। यहां अगर बच्चा सोच लेगा कि 18 इनिंग्स में एवरेज 84 का चल रहा है और 18 इंटू 84 खत्म, पूरे के पूरे आज मैं 18th टाइम बैटिंग करने के लिए मैदान पे आया और आज इसी 18th मैच में मैंने 84 रन्स मारा। नतीजा सर देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 3, मतलब कल तक मेरा जो एवरेज चल रहा था वो एवरेज मेरा 3 रनों से बढ़ चुका है। सर एवरेज 18 इनिंग्स के बाद कितना? बेसिक स्टार्ट कहां से होता है? सम से। और सम क्या होता है सर? नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज से। अब एवरेज कितना है सर? एवरेज के बारे में कुछ पता नहीं, तो मान के चलता हूं मैं अपना एवरेज जो है वो एक्स है। 18th मैच का तो हमें डेटा दिया है, उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन 18th मैच का डेटा मैं अब तक खेले गए कितने मैचेस के रन में इंक्लूड करने जा रहा हूं सर? उससे पहले मैंने 17 मैच खेला होगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे 17 मैच तक का जो एवरेज है वो एक्स चल रहा है, तो 17 मैचेस तक मैंने 17x रन किया था। और इसका एडवांटेज मुझे कैसे मिलेगा सर? अगर 17 मैचेस तक मैंने 17x किया था, आज आया मैं 18th मैच में 84 रन जड़ दिया, तो मेरे टोटल रन बन गए इतने। ये मैंने आज तक कुल मिला के 17 प्लस 1 18 मैचेस में जड़ा है, तो मेरा आज के डेट में एवरेज इतना। 18 का एवरेज 84 होगा, 18 का एवरेज 84 होगा। तुम गणित पढ़ रहे हो तुम्हें, लेकिन पहले इंग्लिश पढ़ के आना चाहिए। तो आपके इतने रन्स का अगर आपका टोटल स्कोर है 18 मैचेस तक, तो एवरेज इतना है। और यही एवरेज आपको पता है कितना सर? मेरा एवरेज 3 से बढ़ गया, तो मतलब जो मेरा एवरेज एक्स का चल रहा था वो 3 से बढ़ के एक्स प्लस 3 हो गया। पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं जल्दी से, क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ट्रेडिशनल मैंने क्या किया सर? बैट्समैन आया, कौन से दिन आया? 18th मैच में आया। 18th मैच में उसने कितना रन जड़ दिया सर? 18th मैच में उसने 84 रन जड़ दिए। 84 रन जड़ने के बाद उसका एवरेज क्या हुआ सर? 3 से बढ़ा। सर मेरा क्वेश्चन हमेशा सम से स्टार्ट होता है, और सम नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज। मैंने कहा सर कैसे क्या स्टार्ट करो? मैंने कहा 18th पर्टिकुलर मैच का डेटा तुझे पता है, तो 18th के बारे में क्यों कंसर्न लेता है? उसका तो एग्जैक्ट डेटा 84 है। 18 से पहले क्या हुआ है वो सोच। सर 18 मैच से पहले मैंने 17 मैचेस खेला होगा, और 17 मैचेस तक शायद मेरा एवरेज अगर एक्स चला होगा, तो मैंने 17 मैच तक 17x रन किया होगा। लेकिन जब मैंने 18th मैच में आके 84 रन जड़ दिए, तो मेरे टोटल रन 17x प्लस 84 का हो गया। ये जो मेरा टोटल रन है वो आज तक मैंने जो 18 मैचेस खेले हैं, अगर मैं सब में बराबर से बांटू, तो मेरा 18 मैच के बाद जो आज का एवरेज है वो पता चल जाएगा। एंड डू यू नो व्हाट? आज का एवरेज मेरे पुराने एवरेज से 3 अधिक है, तो मेरा पुराना एवरेज अगर x था, तो आज का एवरेज x प्लस 3 है। सर मैंने सॉल्व किया सर। मैंने कहा कैसे? मुझे भी जरा बता। सर ये 17x प्लस 84, 18x प्लस 54। सर 18 में से 17 गया x, और x आपके पास 30। इसको देख के अगर आप उत्तेजित होकर 30 आंसर मार दिए, तो सारा का सारा पढ़ाई आपका वेस्ट हो गया। क्यों? What is his average after 18th innings? 18 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना है? सर एक्स ही तो है। एक्स एवरेज आपका 17 इनिंग्स तक चल रहा था,
आज 18 इनिंग्स के बाद आपका एवरेज 3 से बढ़ गया। तो आज के डेट में जो आपका एवरेज है वो कितना है सर? 30 प्लस 3। अगर आप में से धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ किसी ने 33 आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी 33 इस सवाल का सही उत्तर है। अब मैं एक ऐसा चीज कहने जा रहा हूं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अननेसेसरी है, डेविएशन। जरूरत ही नहीं है डेविएशन की, बट स्टिल मैंने क्या कहा, हर एक क्वेश्चन आप जिस भी क्वेश्चन में दोगे मैं तो ईगो पे लेकर लगा दूंगा, बट फायदा क्या है? जिस जगह लगाना है अगर उतनी ही जगह पे आप कॉन्फाइंड चीजों को, लिमिटेड चीजों को सीखोगे तो एग्जाम में परफेक्ट जगह पे लगा पाओगे। हर जगह सीख के अगर नहीं लगा पाओगे तो उसका सीखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर मैं इसमें डेविएशन लगाऊंगा तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज मैंने कितने रन जड़े? सर आज मतलब 18 इनिंग्स में? मैंने कहा सर आज आपने 84 रन जड़ा। मेरे एक एक सवालों का उत्तर दो, आंसर खुद ब खुद आएगा। अगर मेरे पुराने जो 17 मैचेस तक का एवरेज 84 होता और आज अगर मैं एग्जैक्ट 84 रन जड़ता, हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है ना डेविएशन, तो क्या हमारे एवरेज में कोई फर्क पड़ता? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहे हो, Why should you have all the fun? थोड़ा आप बताओ, क्योंकि आप तो सिर्फ एक चीज जानते हो, रिपीट, और मैं भी लाइक अपना सर पीट। कि अगर मेरा 17th मैच तक का एवरेज 84 चलता और आज मैं 84 जड़ देता तो मेरा एवरेज कोई चेंज नहीं होता। आज मैंने जो 84 जड़ा है वो डेफिनेटली मेरे एवरेज से ज्यादा है, इसीलिए आज के इस रन के बाद मेरा एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा ये एवरेज मतलब मेरा आज का स्कोर, मेरा जो 17th मैच तक जो आपका एवरेज चल रहा था उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। क्योंकि अगर 17 मैच तक 84, आज भी 84, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं। तो मतलब मेरा 84 इस 17 मैच तक जो एवरेज चल रहा है एक्स उससे ज्यादा है, इसीलिए मैं आज तक खेले गए सारे मैच या फिर फाइनल एन कितना है सर? 17 प्लस 1 18। मैं 18 मैचेस के लिए, हर मैच के लिए तीन कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो ये जो 17 मैच तक का एवरेज एक्स है वो कितना है सर? 54 माइनस होगा इससे 30। क्या आपको एक्स चाहिए? आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए 18th इनिंग्स के बाद का एवरेज यानी कि +3। तो आपको जो चाहिए वो है 33। ये है डेविएशन। आपको मेरे दिखाए हुए मैजिक अच्छे लगेंगे या जो मैजिक आप कर सकते हो वो अच्छा लगेगा? जो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ पेपर देने कभी नहीं जाने वाला। तो आप इस चीज को कैसे करते तो सही रहता? सर मेरे पास एक तरकीब है। मैंने कहा क्या? सर एग्जिस्टिंग में आप यहां पे कुछ ऐड कर रहे हो। मैंने कहा और जिसके चलते कुछ नया बन रहा है। मैंने कहा बस एक बात बताओ, यहां पे मैं कौन से वैल्यूज रखता हूं? एवरेज के वैल्यूज रखता हूं ना। आपका एग्जिस्टिंग एवरेज कितना है क्या आपको पता है? नहीं। कंसिडर इट टू बी एक्स। स्टेप 1 क्लियर। लेकिन जो आप ऐड कर रहे हो, एक ही पर्टिकुलर मैच आप ऐड कर रहे हो 18th इनिंग्स, उसका एवरेज कितना है? भाई इसको मैंने बताया है, इसको अगर आप नहीं बोलोगे तो कसम से हार्ट ब्रेक हो जाएगा। कि जो मैं अभी इसमें ऐड करने जा रहा हूं, मेरे एग्जिस्टिंग 17 मैचेस में जो मैं 18th वाला पर्टिकुलर ऐड कर रहा हूं, उसका एवरेज कितना है? 84। इतना ओवरथिंक क्या कर रहे हो रे? 84, क्योंकि 18th का डायरेक्ट 84 है। आपको पता है 17 के एवरेज एक्स के साथ जब मैं 18th का ये 84 ऐड कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि जो नया एवरेज है वो क्या हो रहा है? सर वो 3 से बढ़ रहा है। अरे अगर 3 से बढ़ रहा है तो एक्स था तो एक्स प्लस 3 है। तो मतलब यहां तक तो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया है। सर मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अब तो दो जगह वेरिएबल आने लगे। अरे तू थकता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे कि क्या आपको पता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मैचेस एंड उसमें जो मैं मैचेस ऐड कर रहा हूं उनमें रेशियो कितने का है? उनमें रेशियो 17:1 का है। बिकॉज दिस इज 17 मैच का एवरेज एंड आई एम एडिंग ओनली 1/18th इनिंग्स इन इट। तो ये रेशियो 17:1 का है। आपके पास कोई डिफरेंस है? सर नहीं है। यहां का डिफरेंस भले ही ना हो, बट यहां का डिफरेंस है। कितना सर? x+3 और x का डिफरेंस आपके पास कितना है? 3। अगर एक पार्ट 3 है तो 17 पार्ट कितना होना चाहिए? सर 17 पार्ट 51 होना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, x से x+3 अधिक हो चुका है, तो x+3 से 84 अधिक होगा तभी जाके ये वाला इन दोनों के बीच में रहेगा।
तो 84 अगर इससे 51 ज्यादा है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, ये वाला वैल्यू कितना होगा सर? ऐसा कि डिफरेंस 51 है तो 84 माइनस 51 ये आपके पास आ जाएगा 33। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये नया 18 मैचेस का ही एवरेज चाहिए था, वही 33 है, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभार इनमें से कोई भी मेथड आप पिक करो वो अपने आप अच्छा बन जाता है। कोई नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज्यादा प्रैक्टिस किए हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर कौन सा मेथड क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहली बार आता है। चले, ये वाला मेथड भी लगा सकते हो लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। आज के लिए मैं इस एलिगेशन पार्ट को यहीं पे रोकता हूं। सर मैं इसका ही कह रहा था, आपने कहा आपकी मैथ्स कहां चल रही है। अरे ठीक है, चलो कोई नहीं, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं एक और। अरे यहां तक क्लियर है? इसको एक बार आप देखो भाई, तुम लोग थोड़ा क्लियर वगैरह बोलो तो 3 मेथड दे दिया, और कितना दूं आपको, और कितना दूं आपको? ठीक है, चले क्लियर। द बॉलिंग एवरेज खत्म हो गया। व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम बच्चे बॉलिंग एवरेज के बारे में जानते ही नहीं है, और आपका एग्जामिनर है कि वो एवरेज के ऊपर, एवरेज क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ देता रहता है। मेंस में तो वो देता ही रहता है, फेवरेट है उसका। बॉलिंग एवरेज कितना है? बैटिंग एवरेज तो सबको पता है कि टोटल रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड। बट व्हाट अबाउट बॉलिंग एवरेज? रिमेंबर वन थिंग, विदाउट द definition of bowling average you can't solve these kind of questions. Runs given divided by, इसको कंसीडर्ड भी बोलते हैं। अगर आपने कभी इंग्लिश कमेंट्री पढ़ा होगा, बुमराह इज कंसीडिंग अ बाउंड्री, मतलब वो एक चौका, अब मत बोलना खा रहा है, वो लोकल लैंग्वेज होता है, चौका खा रहा है, मार रहा है, रन दे रहा है, तो वो चीज है। मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूं, रन्स गिवन या कंसीडर, कितना रन उसने दिया एक ओवर में या जो भी है, रन्स कितना दिया और नंबर ऑफ विकेट्स कितना वो लिया, नंबर ऑफ विकेट्स उसने कितना लिया। अगर मैं बात करूं, ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलो एक बॉलर है बुमराह, उसने 18 रन्स दिए और उसने 4 विकेट्स लिए। तो बुमराह का जो बॉलिंग एवरेज है वो कितने का चल रहा है सर? 18 रन देके अगर वो 4 विकेट ले रहा है तो उसका बॉलिंग एवरेज 4.5 का चल रहा है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इतना तक अगर आप सभी को क्लियर है तो इस क्वेश्चन को देखो। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 25. He decreases his bowling average by 5 when he takes all the 10 wickets for 30 runs in his last match. Find the number of wicket taken by him before his last match. मैं बस आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगा कि जब बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या नंबर ऑफ मैचेस में उसका कोई रोल, कोई योगदान है? वो चीज क्लियर रखो। नहीं तो बच्चों सर मैच कितना खेला, कितना क्या किया, तो उतना क्यों सोच रहा है? मैंने तुझे जो बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला दिया उसी में ही आपके पास मैचेस का कोई रोल नहीं है, तो आपके मैचेस कितने खेले गए कितने नहीं खेले गए आपको उससे क्या फर्क है? आपको बस ये देखना है कि आप कितने रन दे रहे हो, आप कितने विकेट ले रहे हो। मैचेस 1000 खेलो, 5000 खेलो, लाख खेलो, करोड़ खेलो, 2 खेलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सवाल है, बॉलिंग एवरेज क्रिकेटर का कितना है सर? बॉलिंग एवरेज जो है क्रिकेटर का वो है 25। ठीक है, he decreases his bowling average by 5. अगर उसने अपने बॉलिंग एवरेज को 5 से डिक्रीज कर दिया, मतलब क्या उसका बॉलिंग एवरेज 20 का हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, 5 से डिक्रीज होना मतलब 20 का हो जाएगा। When he takes all 10 wickets for 30 runs, जब वो सारे के सारे आपके 10 विकेट्स ले रहा है 30 रन्स देके, इन हिज लास्ट मैच, उसके आखिरी मैच में, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो उसने लास्ट मैच से पहले कितने आपके विकेट्स लिए होंगे लास्ट मैच से पहले, वही उसने पूछा है। क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। मेरा बस आपसे एक सवाल है। हाँ सर बोलो, अच्छे से बोलो, बढ़िया से बोलो, खूबसूरत तरीके से बोलो। हमारा
एवरेज का क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होता है? सर समझ नहीं आया, और एक बार पूछो, क्या पूछे? जितना समझना था तुम समझ गए। एवरेज क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होता है? सम से। अगर एवरेज का क्वेश्चन सम से स्टार्ट होता है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सम कौन है आपको पता है? रन्स गिवन, हाँ या ना? क्योंकि जितने रन देते हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट करके एवरेज, तो ऊपर जो टोटल रहता है वही आपका इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है? इस पर्टिकुलर सवाल में यही हमारा सम है। और अगर यही सम है तो मुझे स्टार्ट वहीं से करना है। मतलब कहां से? कि सर मैंने कितना रन दिया। सर रन कितना दिया ये जानने के लिए आपके बॉलिंग एवरेज में आपको विकेट्स आपने कितने लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा तो कर। सर करूं कहां से? बॉलिंग एवरेज तो मुझे आपने 25 का दे दिया है, लेकिन विकेट्स मैंने कितने चटकाए? मैंने कहा मान के चलो आपने x विकेट चटकाए, तो आपने कितने रन्स दिए थे? सर हमने 25x रन दिया था। मैं बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सर क्या? अगर सच में आपने लास्ट मैच से पहले जब तक आपका एवरेज 25 चल रहा था और आपने x विकेट लिया था, तब तक अगर आपने 25x रन दिए थे, तो आखिरी मैच में भी तो आपने 30 रन दिए। तो कुल मिला के आपने टोटल कितने रन दिए लास्ट मैच खत्म होने तक? सर 25x प्लस 30। इतने टोटल रन देके आपने कितने विकेट्स चटकाए? सर लास्ट मैच से पहले हमने एज्यूम किया है x विकेट, लास्ट मैच में मैं 10 विकेट चटका रहा हूं, तो मैं x प्लस 10 विकेट चटका रहा हूं। अगर मैं टोटल इतना रन देके इतने विकेट चटका रहा हूं, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? सर बॉलिंग एवरेज आ जाएगा। और आपको पता है आपका बॉलिंग एवरेज कितना है? सर कितना? अरे बॉलिंग एवरेज 5 से कम हो गया है, मतलब नया बॉलिंग एवरेज 20 का चल रहा है। बस इतना ही आपको एनालिसिस करके लिखना था। बस इतना ही आपको एनालिसिस करके लिखना था। इसके बाद मैं थोड़ा स्टेप कटिंग कर देता हूं। 20x में से 25x जाएगा तो आपके पास 5x, ये आप देख लीजिएगा। ये आपके पास 200 में से 30 जाएगा 170, तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 34। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। अगर टिल लास्ट मैच होता तो x प्लस 10 44 होता, बट लास्ट मैच से पहले की बात की जा रही है तो उसने 34 विकेट्स लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एक चीज मैं आपको बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, बट स्टिल मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। उसका रीजन क्या है पता है? सर उसका रीजन, इसमें एक लास्ट चीज समझने की बात है, वो समझ जाओ। सर क्या? अगर मैं इसमें जबरदस्ती करके एलिगेशन लगाऊंगा, तो बेटा इतना तो कंफर्म है कि आपके एग्जिस्टिंग में जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो और कुछ नया बना रहे हो, इसके नीचे तो एवरेज रहेगा। बस लास्ट चीज आपसे मैं पूछ लेना चाहता हूं, पूछो सर। अब तक अगर मैं बात करूं तो नीचे हम लोगों ने नंबर ऑफ पर्सन रखा था, हाँ या ना? मतलब आपका जब रेगुलर एवरेज होता है, जो आपका सम अपॉन होता है n, हम इसी n का ही नीचे आपका रेशियो प्राप्त करते हैं। बट बॉलिंग एवरेज एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल एवरेज की तरह नहीं चलता। बॉलिंग एवरेज जो है उसका फॉर्मूला कंप्लीट अलग है, वो मैचेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपने कितने रन्स और कितने विकेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां डिनोमिनेटर में अगर विकेट से मतलब हम पर जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पर हेड वैल्यू जो है, उसी का ही रेशियो हमें हमेशा एलिगेशन में मिलता है। उसी का ही रेशियो हमें हमेशा एलिगेशन में मिलता है। मतलब इस सवाल में अगर आप खींच के जबरदस्ती आप एलिगेशन लगाओगे तो आपका जो रेशियो आएगा वो विकेट्स का आएगा। आपने हाल ही में अगर कोई मेरा यूट्यूब का सेशन देखा था जहां हर बच्चा ने गलत आंसर किया था, उन्होंने स्पीड में एलिगेशन लगा के जो रेशियो दिया था वो डिस्टेंस का दिया था, लेकिन वो गलत है। मैंने फिर वहां पे प्रमाण किया था कि रेशियो टाइम का आता है। व्हाई? बिकॉज आप अगर यहां पे स्पीड और यहां पे स्पीड रख के एलिगेशन लगाते हो ना, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं जहां आपके स्पीड में एलिगेशन लगाऊंगा, मुझे जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा? टाइम का। मतलब जो नीचे है उसी का ही मिलेगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जो नीचे वाला वैल्यू है ना, हमेशा आपको उसी का ही रेशियो मिलेगा। सर बातें तो बढ़िया कर रहे हो, एक दिखा दो एक बार
मैंने कहा सुना है तुम्हारा एग्जिस्टिंग एवरेज 25 का था। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सुना है तुम्हारा नया एवरेज 20 का बन जा रहा है, अरे 5 कम हुआ ना। एंड सुना है तुम जिस नए ग्रुप को ऐड कर रहे हो वहां का बॉलिंग एवरेज 3 है। सर ये कैसे? आप अगर 30 रन दे के 10 विकेट चटका रहे हो तो जो नया जिसको आप ऐड कर रहे हो रन्स अपॉन विकेट उसका एवरेज कितने का चल रहा है? 3 का ही तो चल रहा है। तो यहां जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो ये 5 और 17 है। एंड टेक्निकली अगर विकेट्स का रेशियो है तो पहले अगर मैंने 17 पार्ट्स का विकेट लिया था तो अब मैं 5 पार्ट का विकेट ले रहा हूं। आपको पता है अभी आपने कितने विकेट्स लिए थे? अभी जिसको आप ऐड कर रहे हो बाद में, व्हेन जब आपका लास्ट मैच ऐड हुआ तो सर हमने 10 विकेट्स लिए थे। अगर 5 पार्ट 10 है तो 17 पार्ट 34, उससे पहले आपने 34 विकेट चटकाए होंगे। हैट्स ऑफ, कीपर ऑफ गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। अगर आप इस चीज को भी समझने के कैपेबल हो तो मैं तो अपने तरफ से पूरा लैंग्वेज को क्लीन रख रहा हूं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, टीचर का काम ये नहीं है कि टीचर बहुत ज्यादा नॉलेजियस हो, सारा का सारा चीज इस संसार का वो जानता हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। बस टीचर का एक छोटा सा काम है, जितना भी जानता है और जितना एक स्टूडेंट को जानना चाहिए उसको क्लीनली एक्सप्रेस कर पाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टेटमेंट्स बहुत ही क्लैरिटी के साथ जाते हैं। मैं कहीं पे मेरे कोई भी स्टेटमेंट बीच में बोलते वक्त कभी ऐसा मत देखना कि मेरे गलती से कुछ निकल जाता है या इधर उधर मैं कंफ्यूज कर देता हूं। दैट्स व्हाई मैं इसलिए इस प्रोफेशन को चूज किया हूं, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। एंड आई थिंक मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने लाउड एंड क्लियर इसको पूरा आपको एक्सप्रेस किया हुआ है। इससे ज्यादा और बेहतर मैं तरीके से अब समझा नहीं सकता। ठीक है, चले आगे बढ़े। ट्रेडिशनल में करना है कर सकते हो, एलिगेशन लगाना है लगा सकते हो, जिसमें जो करना है करो। चले, जो मेथड आप लगा सकते हो, आप देखो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस। अब मैं आपसे बस एक बार 10 मिनट शांति बनाए रखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। बढ़िया स्पीड है आज आप लोगों का। अरे यार मेरा पेन मार्कर, विष्णु ये क्वेश्चन आपने कभी देखा है? बताओ एक बार, ये क्वेश्चन आपने कभी देखा है? मुझे और 5 मिनट और तो चाहिए होगा। यस्टरडे, हाँ तो पढ़ के आए हो। ये कल का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, ये यस्टरडे का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं थोड़ा, अब लगेगा मैं थोड़ा बायस्ड हूं। अब आपको लग सकता है आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, आपको लग सकता है मैं थोड़ा बायस्ड हूं। किस लिए? टू प्रूव दैट allegation is also an important method to solve average based questions, because using allegation, if you have potential, if you have capability, you can solve almost 90 to 95% questions based on average. How? Yesterday we have solved this question, and till yesterday the very best method for this particular question was deviation. And the only reason that deviation method was best because it involves least calculation. बट अलॉन्ग विथ लीस्ट कैलकुलेशन इसमें एक चीज था, क्या? कितने लोग आने के बाद जितना एवरेज बढ़ा है, कितने से कम हुआ है वगैरह, आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ रहा था। एग्री करोगे? अरे हाँ या ना? आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ रहा था। अब अगर मैं आपसे एक चीज सिंपल सा पूछूं, द एवरेज वेट ऑफ 43 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 37। सर स्टूडेंट्स का एवरेज कितने का चल रहा है? सर स्टूडेंट्स का एवरेज चल रहा है 37, और वो भी कितने का? 43। क्या इस क्लास में कोई है जो मुझे पूछेगा कि मैंने यहां 43 क्यों लिखा? क्या इस क्लास में कोई है जो मुझे पूछेगा कि मैं यहां 43 क्यों लिखा? कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज मुझे यहां लिखना पड़ता है, और डिवाइड एवरेज जो है वो टोटल अपॉन जो एन है वो नंबर ऑफ एंटिटीज का रेशियो मुझे यहां मिलता है। तो इसमें तो कोई और पूछने का नहीं। सर इसमें मैंने टीचर को ऐड किया। सर मैंने कहा कितने का? सर टीचर कितने का वो तो मुझे निकालना है। मैंने कहा वो निकालना है, ओके। लेकिन मेरा एवरेज सर इंक्रीज कर गया 2 kg से, तो 37 से क्या मेरा एवरेज 39 बन चुका है? हाँ सर। मैं बस आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, यहां 43 के रेस्पेक्ट में यहां क्या लिख सकता हूं, क्या हमें वो पता है?
43 के रेस्पेक्ट में यहां क्या लिखूंगा, क्या वो मुझे पता है? 43 के रेस्पेक्ट में मैं यहां क्या लिखूंगा मुझे पता? अरे वाह, मुझे लगा मैं ऐसे एक्सप्रेशन दूंगा हमारे बच्चे बोले नहीं नहीं सर नहीं पता है। अब 43 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर कितने हैं? 1। अब देख जादू, 37 से 39 का डिफरेंस 2 है, एक पार्ट 2 तो 43 पार्ट 86 है। 37 ऑलरेडी 39 से कम है तो इस वैल्यू को 39 से ज्यादा होना होगा। कितना ज्यादा कि डिफरेंस 86 का आ जाए तो 86 ज्यादा। 39 में 86, 110 15 125। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? यहां आपको लॉजिकली भी कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है और आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो विद दिस एलिगेशन मेथड। दिस इज पार्ट ऑफ पेडागोजी। मैं अगर चाहता तो इस एलिगेशन को कल भी दिखा सकता था, बट मैंने ये चीज पास्ट में किए हैं और नतीजा मुझे क्या भुगतना पड़ा? स्टार्टिंग में जब आपको मैं कंफर्टेबल ये देके यहां से स्टार्ट करूंगा तो इजी होगा, बट जब मैं हमेशा पिछले क्लास में देखोगे सेम टाइप के क्वेश्चंस में कराता था। दिस इज यही इनोवेशन हम करते हैं। हम क्वेश्चन में क्या ही चेंज करेंगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, मेरा अगर आप 3 साल 4 साल पहले का वीडियो देखोगे और वो भी साल 2030 में, मेरे अगर साल 2021 का वीडियो या फिर मेरा पिछला प्लेटफॉर्म आपको पता है करियर डिफाइनर का एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक पुराना एक प्लेटफॉर्म था जहां पे मैं 20-21 में पढ़ा रहा था, 22 तक पढ़ा रहा था। आप अगर वहां से भी कोर्स मेरा खरीद के वहां से भी कोर्स मेरा साल 2030 तक पढ़ोगे, मतलब 2030 में पढ़ोगे, क्वेश्चन उससे भी बाहर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन अब मैं कहां से बदलूंगा? मैं एडवांस कर दिया हूं पूरा, बेसिक से एडवांस जितने टाइप है मैं उतना ही पढ़ाते आ रहा हूं पिछले 8-9 साल से। तो उसमें कुछ नहीं है, यही चीजें हैं आपके इनोवेशंस। क्या कि ये चीज जब मैं इधर पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, बच्चा पकड़ेगा। यही चीज अगर मैं कल पढ़ा देता तो खत्म। सर द मीन ऑफ 54 स्टूडेंट्स 38। सर 38 का एवरेज है 54 स्टूडेंट्स का। सर जब मैं टीचर के वेट को इंक्लूड कर दूं, कितना है पता नहीं, लेकिन एवरेज 200 ग्राम मतलब 0.2 से बढ़ रहा है, तो एवरेज 38.2 का है। एक ही टीचर लाए हो तो रेशियो इतना, यहां माइनस किया तो ये 0.2, एक पार्ट 0.2 तो 54 पार्ट आपके पास कितना होगा? 10.8, क्योंकि डबल में एक डेसिमल। ये वाला वैल्यू डेफिनेटली आपके इस एवरेज से क्या होगा? ज्यादा। तो 38.2 में 10.8 जोड़ दिया तो 48 और ये हो जाएगा आपके पास 49। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? इसी प्रकार से भी आप कर सकते हो कि 38 एवरेज 54 का, टीचर हमें नहीं पता लेकिन एक टीचर है, आने के बाद एवरेज इतना है। मैंने कहा कम से कम ये डिफरेंस 0.2 है, एक पार्ट 0.2 तो 54 पार्ट 10.8 है, 38 38.2 से लेस है। अगर ये लेस है तो इसको मोर होना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर को नहीं पता शायद कि इसको चीपर इसको डियरर कहते हैं, कुछ चीजें एलिगेशन चैप्टर के लिए भी तो बचा के रखो। तुरंत जज कर लेते हो ना, लेस मोर लिख रहा है, ही इज नॉट टेक्निकली साउंड। द एवरेज ऑफ 11 वर्कर्स इन कंपनी इज 57। 57 का एवरेज चल रहा है कितने लोगों का? 11। अगर एक नए वर्कर को हमने एम्प्लॉय कर दिया तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा 3 से, 57 से 3 कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा सर? 57 से 3 कम हो जाएगा यानी कि 54 हो जाएगा। उसने कहा फाइंड द एज ऑफ न्यू वर्कर। न्यू वर्कर कितना? एक वर्कर है, हाँ सर। डिफरेंस कितना है? 3। एक पार्ट 3 तो 11 पार्ट कितना? 33। मिस्टेक मत करना, 57 मोर वैल्यू है तो इधर लेस रहना है। 54 से कितना लेस कि डिफरेंस 33 आ जाए तो 21। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। मजा आया कि नहीं मुझे एक बार बता दो, भाई ने अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स दिया है कि नहीं? क्या मैं अपने काम को प्रॉपर कर रहा हूं कि नहीं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। यस सर। फाइनली मेरे ड्रेस आ रहे हैं। मैंने ड्रेस कब से ऑर्डर किया, मैं जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 2 दिन आपके बीच में मंडे ट्यूसडे क्लास बंद रह सकते हैं। विजयवाड़ा में सक्सेस मीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिएगा एंड इसको मैं नेक्स्ट क्लास सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका किस लेवल तक का क्लैरिटी पहुंचा है जरा मैं भी तो चेक करूं। चलें अब
इधर आ जाओ। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13 इज 12831। रोल ऑफ, आपको अभी तक रोल ऑफ एलिगेशन तो खूबसूरत तरीके से समझ आ गया ना। अब मैं आपको समझा रहा हूं रोल ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एवरेज। एवरेज में आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रोल क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दिस आई मस्ट से कि व्हाट डू यू मीन बाय एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको ये गारंटी दूंगा, आप अगर इस साल के 6 बड़े बड़े एग्जाम्स जो डेफिनेटली कंडक्ट किए जाते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, अगर मैं बात करूं इन 6 एग्जामिनेशंस में आप देने जा रहे हो तो मिनिमम हर एक के शिफ्ट में, मतलब हर एक बच्चे को मैं कह रहा हूं क्योंकि शिफ्ट टू शिफ्ट पेपर वेरी करेगा, मिनिमम 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। एंड आई एश्योर यू विद द मेथड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप बिना वेरिएबल लिए इन टाइप के क्वेश्चंस को बाकियों से आधे के आधे टाइम में सॉल्व कर लोगे। जहां बच्चा एक्स वाई जेड लेके फंसा हुआ रहेगा, एक बड़ा इक्वेशन बनाएगा जहां वो 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड तक लगाएगा एक पीओ प्रीलिम्स क्वेश्चन में, और लगभग 40-45 सेकंड लगाएगा एक क्लर्क प्रीलिम्स क्वेश्चन में, उसके आधे टाइम में, मतलब एक क्लरिकल के क्वेश्चन को आप 20-25 सेकंड्स में और एक पीओ लेवल के क्वेश्चन को आप 35 to 40 सेकंड्स में कर सकते हो। इस बात का गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको एक बार डिटेल में इस चीज को समझ रहा है, थोड़ा लॉजिकल चीज है। कैसे? रोल ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एवरेज। सर अगर मैं आपसे कहूं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी कहते हो ये क्या है? सर हर लगातार आने वाले टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 51, एक नंबर लिखा 59, एक नंबर लिखा मैंने 67, एक नंबर मैंने लिखा आपके पास 75, एक नंबर लिखा 83, एक नंबर लिखा 91। ऐसे क्या चीज आपने ऑब्जर्व किया? सर मैंने ऑब्जर्व किया कि हर लगातार आने वाले दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 8-8 का रह रहा है। क्लियर? जब ये डिफरेंस आपका सेम रहता है तो इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पे कोई वो चीज नहीं पढ़ाने आया हूं कि a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या sn इज इक्वल टू n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं सिर्फ इसका रोल एवरेज में कितना लगेगा वही दिखाता हूं। और इसका जो सबसे पहला चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान के चलो एक और टर्म में लिख देता हूं, इधर की ओर लिख देता हूं 43 और 51 में डिफरेंस आपके पास कितना है? सर 8। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताऊंगा, फिर मैं आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताऊंगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताऊंगा, फिर मैं आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताऊंगा। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जहां दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, अगर ऐसे जगह आपको इस पूरे श्रृंखला का एवरेज पूछा जाए तो इसका एवरेज हमेशा एग्जैक्टली मिडिल में रहता है। एग्जैक्टली मिडिल में ही इसका एवरेज रहता है। तो आप चेक कर सकते हो कि यही इसका एवरेज है, यही 67 इसका एवरेज है। आप खुद कैलकुलेटर लगा लो ना, 53 प्लस 8 51 ये सब करके देख लो ना, ऐड करके बाई 2। बच्चा पागल हो जाता है कि सर यहाँ तो 7 टर्म है इसलिए एग्जैक्टली बीच में आपने ये कर दिया, 3 आगे 3 पीछे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता, भाई आऊंगा ना, मैं छोड़ के गया नहीं हूं, ठीक है, मैं आऊंगा, टेंशन ना ले। तो इतना आपको अगर क्लियर है तो इसके बाद मैं इसका एक और टेक्निक आपको बता देता हूं। सर वो क्या है? आप इस 67, अगर एक सीक्वेंस सच में एपी में है तो इसका एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में है, ये तो सत्य है, लेकिन इसके बाद एक और चीज भी सत्य है। क्या? आप लेफ्ट साइड से जो टर्म पकड़ोगे, राइट साइड से अगर वही टर्म पकड़ोगे, तब भी आपका उनका एवरेज इसी 67 यानी कि एग्जिस्टिंग ग्रुप के मिडिल के साथ बराबर होगा। सर मैं समझा नहीं। लेफ्ट साइड से पहला टर्म कितना है? 43। राइट साइड से पहला टर्म कितना है? 91। अगर मैं आपसे 43 और 91 का एवरेज पूछूं तो ऐड करोगे तो 134/2 कितना होता है? 67। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? केवल एक्सट्रीम नहीं, आपको मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से जो टर्म, यानी कि अगर मैं सेकंड टर्म पकड़ूं तो यहां से सेकंड टर्म, अगर मैं एवरेज निकालने के लिए जाऊं तो सर 51 83 अगेन 134/2 67। अगर मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट से थर्ड टर्म और राइट से थर्ड टर्म, इनका भी अगर मैं आपको एवरेज पूछूं तो ऐड करने के बाद 120 13 सॉरी 130 120, हाँ 120 और 14 134, इनका भी एवरेज आपके पास 67 है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज मैंने कहा क्या,
ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एवरेज के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बहुत बार ऐसे लैंग्वेज का मिलता है। देयर इज अ सीरीज विथ 5 consecutive इवन या फिर ऑड नंबर्स। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज अ सीरीज विथ 5 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, हर लगातार आने वाले इवन या फिर ऑड, मैं इवन नहीं तो ऑड की बात कर रहा हूं, या तो इवन वाला क्वेश्चन या तो ऑड वाला क्वेश्चन, उनमें डिफरेंस कितने का रहेगा सर? हर लगातार इवन नंबर के बीच में दो 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 का गैप रहेगा, हर लगातार आने वाले ऑड नंबर के बीच में दो 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 का रहेगा। मतलब यहां पे अगर 5 टर्म ऐसे हैं तो यहां पे आपके ऑड हो या इवन हो, उनमें दो दो का गैप है, और अगर दो दो का गैप है तो ये एपी है, और एपी के अकॉर्डिंग इसका जो एग्जैक्टली मिडिल टर्म है वही इसका एवरेज होगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। देयर आर 7 consecutive multiples ऑफ 6। आपके पास 7 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जितने भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 होते हैं उनमें डिफरेंस कितने का रहता है? सर मुझे क्या पता चलेगा? अरे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब लगातार आने वाले मल्टीपल, मतलब इफ आई स्टार्ट विथ 6 12th मल्टीपल, देन सीरीज आपका 6 के 12 मल्टीपल फॉलोड बाय 6 का 13th मल्टीपल, 14th मल्टीपल, 15th मल्टीपल, 16th मल्टीपल, and between every 2 consecutive multiples of 6 there is a gap of 6, right? अबे 6 का टेबल 6 12 18 24 क्यों होता है? क्योंकि 6 6 6 6 आप जोड़ते जा रहे हो, तो between every 2 consecutive multiples of 6 there exists a difference of 6। एंड अगर ऐसे सच में 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें सच में आपका 6 6 6 6 का गैप है, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इसका एग्जैक्टली मिडिल जो है यही आपका एवरेज है। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? पहले 3 बाद में 3। अब इतना तक तो सर क्लियर है, लेकिन मेरा दिमाग तो आपको पता है कहां अटका होगा? इवन टर्म्स ना। सर आप कैसे जान लेते हो? टपोरी को देख के उसके औकात का अंदाजा लगा लेता हूं। The same thing is applicable in even number of terms also. In even number of terms also. But एक हल्का सा प्रॉब्लम है, वो क्या है? If there are 6 consecutive multiples of 8, 6 consecutive मल्टीपल्स, क्वेश्चन कितने का है? 13 ना, 11 ना, 13 और 11 का क्वेश्चन है, तो मैं 9 का ले लेता हूं। अगर मेरे पास 6 कंसेक्यूटिव मल्टीपल 9 के हैं और उनका अगर मुझे एवरेज निकालना है, क्या यहां तक क्लियर है? 6 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 6 टर्म्स जिनमें गैप 9 9 का, बस हाँ इतना तक क्लियर है बोल दो, फिर मैं और आपसे कुछ नहीं कहूंगा। 6 consecutive multiples of 9 का मतलब there exist 6 terms with a gap of 9 between each and every consecutive terms। अब according to the rule and protocol, आपका average lies exactly in the middle। नियम यही कहता है, if it is in AP then average must lie in the middle। but problem है इसका मिडिल दिख नहीं रहा है। unlike आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म जहां एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहा था, आगे 2 पहले 2, 7 टर्म आगे 3 पीछे 3, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में वो दिखेगा नहीं, बट वो स्टिल है, तो मुझे यहां पे जबरदस्ती इंसर्ट करना है। मतलब इनका एग्जैक्टली मिडिल आपको लगता है यही होगा, 3 3। हाँ सर, तो ये कितना होगा बता सर कितना? अगर मैं आपसे कहता कि ये जो सीक्वेंस है वो ऐसा है कि मान के चलो 72 81 90 99, आपके पास कितना है? 108, और आपके पास कितना है सर? 117। तो आपका ये वाला टर्म कितना है पता है सर? कितना सर? 90 से 99 के बीच में 9 का गैप है, ये इधर से और इधर से बराबर गैप में है, तो 90 और 99 के बीच जो 9 का गैप है उसको अगर मैं हाफ कर दूं 4.5, तो वो छोटे से 4.5 अधिक
और बड़े से 4.5 कम में होगा तो ये नंबर कितना होगा? तो 90 में 4.5 जोड़ो या 99 में 4.5 घटाओ, पहुंचोगे तो आप 94.5 तक ही। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? एंड डू यू नो, इफ यू गो टू करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल, आप अगर वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं पॉपुलर, मतलब इस चैनल के सबसे हाईएस्ट व्यूज वाले वीडियोस। आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा ओल्डेस्ट, देखे हो ना? तो मेरा जो सबसे पहला एजुकेशनल, शायद एक सबसे पहला एजुकेशनल वीडियो जो मैंने करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे डाला है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रोल एवरेज में कैसा है, इसी टॉपिक का ही मैंने डाला है। देखना वहां पे मैं कैसे डरा हुआ सहमा हुआ, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, अगर आपके पास है और आज देख रहे हो तो समय लगता है, वक्त लगता है। आप बस ये बोलोगे कि सर कुछ नहीं हो रहा, वो चीजें दिखते नहीं है, वो तरक्की धीरे धीरे नहीं दिखता, वो एक बार हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट मजेदार। ठीक है, तो बस लगे रहो। अब ये अगर मैं यहां पे अप्लाई करने के लिए जाऊं तो कैसे क्या करेंगे? ड्रॉप योर पेन्स, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13 इज 12831। आपके पास 9 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 13 के, और वो आपके पास उनका जो एवरेज है वो 138। प्लीज मत करो यार, रुक जाओ, मैं करने के लिए इसका अगला सवाल दूंगा। फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट टर्म इन द सीक्वेंस। सर मेरे पास 9 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, मतलब 9 टर्म्स है, और इनमें 13 का गैप है, इनमें 13 का गैप है। हर जगह लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार लिख दिया। इनका एवरेज जो है वो 12831 है। सर एवरेज जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में रहता है। सर अगर मैं इसका मिडिल देखूं आपके पास 9 टर्म्स का, तो यही आपका एवरेज है 5th टर्म। मैंने कहा कैसे? सर आगे 4 टर्म और पीछे 4 टर्म, एग्जैक्टली मिडिल यही है। यही आपका एग्जैक्टली मिडिल है, और यही एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? सर यही एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12831 है। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। उसने मुझे पूछा थर्ड लार्जेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट और ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट, तो मतलब मुझे यही वाला वैल्यू चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी ये वाला वैल्यू है और मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मुझे टेक्निकली क्या करना है? सर इसके और इसके बीच में हर चीज नहीं लिखना, ये आपको पहली बार समझा रहा हूं इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं। और यहां से यहां 13 का गैप है, तो कुल 13 आपके 26 के गैप में ही ये नंबर होगा, और इसमें 26 जोड़ेंगे तो 128 तो अपने जगह, 31 प्लस 26 आपके पास कितना होगा? 57। 12857 आप में से जिसने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। मैंने तो अपने तरफ से पूरे एफर्ट से इस चीज को समझा दिया है, एक बार आप भी ट्राई कर लो, एक बार आप भी ट्राई कर लो। सर ये तो चीटिंग है, आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स खुद कर रहे हो, हमें इवन वाला दे रहे हो। अरे करो बेटा, करोगे तो क्लियर होगा ना। साढ़े 12 बजे आ रहे हो तो आधे घंटे के लिए आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम नंबर सीरीज देख लेना। स्टार्ट करो, अगर होना होता तो हो जाता। बी एक आंसर आ रहा है, स्टार्ट करो। Average of 8 consecutive multiples of 11 is 10862.5। 8 consecutive multiples है 11, मतलब 8 टर्म्स है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है, मतलब वहां पे आपके 11 11 11 11 के गैप है। आपको बोला गया है कि इनका एवरेज इतना है। सर अगर आपके पास 8 टर्म है तो इनका एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि 4 टर्म पहले 4 टर्म बाद में, तो बीच में यही है, और यही एवरेज आपके पास 10862.5 है। ठीक है, तो मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज सेकंड स्मॉलेस्ट, तो मुझे यही वाला नंबर चाहिए। तो इस नंबर तक, इससे इस नंबर तक पहुंचने के लिए क्या है? सर इतना तो मुझे पता है कि सर यहां पे 11 का गैप,
यहां पे 11 का गैप है, यहां से यहां 11 का गैप है, तो यहां से यहां गैप कितने का होगा सर? ऑब्वियस बात है 11 का हाफ 5.5 का होगा। ये विजुअलाइज करना है, हर चीज लिखोगे तो भाई इससे अच्छा तुम एक्स लेके कर लो, ये सिर्फ विजन में आपका होना चाहिए। तो 11 11 22 प्लस 5.5 यानी कि 27.5 यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करके वापस जाना पड़ेगा। एंड जब हमने 27.5 माइनस किया तो कितना हुआ सर? 0.5 से 0.5 चला, 62 से 27 गया तो बचा मेरे पास कितना? 35। तो 10835 आप में से जिसने भी आंसर कहा है ऑप्शन नंबर बी, हैट्स ऑफ की बराबर सब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, बस इतना। अब अभी जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, ऐसा क्वेश्चन आपको बैंक एग्जाम पे नहीं मिलता है, ये एसएससी वाले क्वेश्चन है। आज तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो नहीं मिले, ये एसएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको बैंक एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलता है? मुझे एक क्वेश्चन करने दो, ड्रॉप योर पेन्स, समझो समझो प्लीज। S1 is the series of 7 consecutive multiple of 14. What do you mean by 7 consecutive multiple of 14? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consecutive 14 consecutive multiples of 14 मतलब हर टर्म के बीच में 14 का डिफरेंस है। Whose sum is 588. Am I interested in sum? नहीं सर, मुझे इस सीक्वेंस में घुसने के लिए इसके एवरेज का हेल्प लेना है। 7 टर्म का एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में है, बस आप मुझे वो दे दो, काम बन जाएगा। अगर 588 का सम आपके 7 टर्म का है तो एवरेज कितना सर? 588 बाई 7 जब मैं करूंगा 7 अट्ठे 56, 28 4, तो ये जो एवरेज है वो 84 है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? उसने कहा S2, आपके पास एक सीक्वेंस S2 है, ठीक है सर। उसमें हमारे पास 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, 6 कंसेक्यूटिव इवन। कंसेक्यूटिव इवन मतलब इनमें गैप कितने कितने का है? 2 2 2 का। अगर जो सेकंड नंबर है S2 सीरीज का, मैं अगर सेकंड नंबर की बात करूं S2 सीरीज का, तो ये वाला है, ये आपका 26 कम है हाईएस्ट नंबर ऑफ S1। हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 मतलब इससे ये वाला कितना कम है सर? इससे ये वाला 26 कम है। तो आगे मत जाओ, पहले ये वाला नंबर बता तो दो मुझे। सर अगर ये 84 है और यहां 14 14 14 यानी कि 42 के गैप में ये नंबर डेफिनेटली आपके पास 126 है, और 126 से 26 कम ये नंबर डेफिनेटली अगर आपके पास 100 है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है? देन फाइंड द एवरेज ऑफ S2 सीरीज। सर अगर मैं S2 सीरीज का एवरेज आपसे पूछूं ना, तो आपके 6 टर्म्स का एग्जैक्टली मिडिल ये है। ये अगर 100 है तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये 2 नहीं है, ये 2 का आधा 1 है, तो 2 प्लस 1 3 अगर मैं जोड़ दूं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 103। 103 कहां है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बट जब आप थोड़े प्रैक्टिस करके इसको खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से कर सकते हो बिना किसी इक्वेशन के। क्या ये चीज क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको ट्रबल होगा, बड़ा क्लीन सा चीज था, मैंने बहुत आराम से बताया था। ड्रॉप योर पेन्स, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन तुम करोगे, फिर चलेंगे। मेंस का नहीं है, मेंस का नहीं है, इसको थोड़े छोटे वर्जन पे, ये समझने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, ये कहीं प्री में या मेंस में फिट बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ड्रॉप योर पेन्स। जितने लोग रिपीट बोल रहे, आप क्यों अलग जगह कमेंट पे ध्यान दे रहे थे? आप मेरी बात को एक लास्ट टाइम सुन लो भाई, एक सुन लो, इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। S1 is a series of 5 consecutive odd numbers। S1 एक सीरीज है 5 consecutive odd numbers, मतलब यहां पे आपके पास गैप कितने कितने का है? 2 का है। जबकि S2 एक सीरीज 5 consecutive even numbers का है। S2 एक सीरीज 5 consecutive even numbers का है, मतलब यहां पे भी आपका गैप 2 2 2 का चल रहा है। मैंने बस उसको लिखा। एवरेज S1 सीरीज का 75% अधिक है। 75% का मतलब क्या है सर? 75% का मतलब है 3/4, और 3/4 आपका अधिक है किससे? एवरेज ऑफ S2 सीरीज। मतलब S2 सीरीज का एवरेज यही वाला एग्जैक्टली मिडिल में, उसको अगर मैं 4 पार्ट का लूं यानी कि 4x, तो ये वाला उससे 3 पार्ट अधिक यानी कि 7x। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो प्योर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। और उसने कहा एंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ S1 एंड S2 इज 91। आपके जो S1 और S2 के स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनका सम आपके पास 91 है। सर मैं इनके स्मॉलेस्ट नंबर को जानता हूं। मैंने कहा कैसे? सर 2 2 4 के गैप में 7x है, तो वापस आएंगे तो ये 7x माइनस 4। मैंने कहा ओके। सर ये अगर 4x है तो 2 2 4 कम करके ये है 4x माइनस 4,
और दोनों के स्मॉलेस्ट का अगर मैं आपसे सम बोलूं तो 7x प्लस 4x 11x -4 -8, यही आपका जो सम है वो अगर सच में 91 है, 8 यहां पे ऐड होगा 99, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा लार्जेस्ट नंबर बताओ S2 सीरीज का, तो S2 सीरीज का जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये है, एंड टेक्निकली वो 4x यानी कि 9 चौके 36 से 2 2 4 ज्यादा में है, तो ये कितना है 40। उम्मीद करूंगा ऑप्शन नंबर ए 40 तक सब लोग क्लियर समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने प्योर कॉन्सेप्ट्स लगाए। मैंने 5 और ये 5 सीरीज 2 2 के गैप में चलने लिखा, इसका एवरेज एग्जैक्ट मिडिल, इसका एवरेज एग्जैक्ट मिडिल, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 75% अधिक लगाया। ये 4x तो ये आपका 3x बढ़ के 7x है। अब उसने कहा इसके और इसके स्मॉलेस्ट नंबर का सम 91 है, तो इस तक पहुंचने के लिए और इस तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया सर, 2 2 4 माइनस किया, 2 2 4 माइनस किया, इनका सम को लिखा 91 के साथ बराबर x9, तो ये आ गया। सेकंड सीक्वेंस का सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा सर, बीच में जो है आपके 36, उसमें से 2 2 4 अधिक यानी कि 40। अब आप समझे हो कि नहीं समझे हो, और अगर समझे हो तो कितना समझे हो, एक बार इस क्वेश्चन में ट्राई करके देख लेते हैं। मैं थोड़ा झुक जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। S1 ऑड है, हाँ तो S1 ऑड है ना, S1 तो ऑड है, 9 के साथ ही आपके पास 63 ऑड ही तो है। S2 इवन है। सर फिर गैप 1 का लेंगे। 1 का क्यों लोगे, ऑड नंबर्स के बीच में 2 का गैप होता है बेटा। 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं ना, 3 और 5 में भी 2 का गैप, 5 और 7 में भी 2 का ही गैप है, ऑड नंबर के बीच में 2 का ही गैप रहता है। थोड़ा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आपको। S is a series of 7 consecutive multiples of 13. S 1 2 3 4 5 6 7 consecutive multiples of 13 मतलब 13 के गैप में, while T series 8 consecutive multiples of 12. T 1 2 3 4 5 6 7 8 consecutive multiples of 12 मतलब 12 के गैप में। उसने आपसे कहा कि अगर एवरेज ऑफ टी सीरीज, एवरेज ऑफ टी सीरीज कौन सा है सर, ये वाला एग्जैक्टली मिडिल, 4 पहले 4 बाद में, वो 12 कम है एवरेज एस सीरीज का। एस सीरीज का एवरेज कौन है सर, अगर 7 टर्म्स है तो यही उसका एवरेज है, तो इसके एवरेज से इसका एवरेज जो है वो क्या है सर, वो 12 कम है, मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। एंड एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एस सीरीज इज 78। क्या ये भाई ने आपको पढ़ा दिया है? एस सीरीज का अगर स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का एवरेज 78 है तो यही इस ग्रुप का एवरेज है, हाँ या ना? अरे पढ़ाया हूं कि नहीं? अगर सच में एक सीक्वेंस एपी में है तो उसके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या, उसके सेकंड और लास्ट से सेकंड का भी एवरेज इसी ग्रुप का एवरेज होगा, थर्ड और लास्ट से थर्ड का भी एवरेज इसी ग्रुप का होगा, फर्स्ट का भी आपका एवरेज यही होगा। तो इनडायरेक्टली जो उसने आपसे कहा था कि उसके बच्चा यहीं पे पागल हो जाएगा, इसको कुछ x लेगा, इसको x प्लस 13 13 26 26 39 करके क्या क्या कर देगा, बट नियम अनुसार उसने बस आपको यही दिया है 70। इफ दिस इज 70 देन दिस नंबर इज 12 लेस देन दिस नंबर इज कितना है आपके पास 66। इफ दिस नंबर इज 66 उसने कहा सम ऑफ द नंबर्स इन टी सीरीज, आपके सम ऑफ द नंबर इन टी सीरीज कितना है, आपको ये 12 अभी सीखे हो, मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल सर 12, ये 6 के गैप में 60, ये 12 के गैप में 48, अरे नहीं चाहिए सर। क्यों? आपके टोटल टी सीरीज में कितने टर्म्स है सर, टी सीरीज में टोटल 8 टर्म है, उनका एवरेज अगर 66 तो इनका सम कितना, कभी कभार ईट 5 स्टार डू नथिंग, 480 और 48 के साथ 528। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। दैट्स इट, कर सकते हो।
तो हर बार जरूरी नहीं कि भाई 6 के गैप में ये 60 होगा, 6 ना, ये 12 के गैप में 48 होगा, 12 के गैप में 36, 12 के गैप में ये, इन सबको करके ऐड नहीं रिक्वायर्ड है। कभी कभार कुछ ना करना ही सही है। तो मेरे तरफ से मैंने बस बेसिक से इनके बढ़ाए हैं। कल जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कल आपका मिसलेनियस क्लास है, वहां सब जब मिक्स्ड होके क्वेश्चंस आएंगे और हम हर प्रकार के अप्रोच लगाएंगे, तब आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कहां कहां एक्चुअली में एलिगेशन लग रहा है, कहां कहां डेविएशन लग रहा है, कहां कहां कौन सा मेथड लग रहा है, कहां कहां बेसिक ट्रेडिशनल अच्छा है। तो जब मैं क्वेश्चंस को मिक्स, अब तो मैं एक सीक्वेंस में जा रहा था, कल से अभी तक हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में जा रहे थे, लेकिन आने वाले कल हम चीजों को जब मिक्स करेंगे तो आपका क्लैरिटी और लेवल बढ़ेगा। तो अभी 12 बज चुके हैं, मैं आपके सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद 12:30 में मैं करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे आऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल के क्लास अटेंड करने से पहले आज का क्लास और यस्टरडे का क्लास, 2 क्लास का प्रॉपर रिवीजन देख के आइएगा। और बाकी 12:30 बजे अगर आप आधे घंटे के लिए ज्वाइन करते हो तो टॉप 20 नंबर सीरीज आप अगर मतलब देख लेते हो, तो अगर आप में से कोई आरबीआई असिस्टेंट दे रहा है तो उसका नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूं। तो बस इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। बातचीत करने के लिए अभी माफ कर दीजिएगा, समय नहीं है, उसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे चीजों को प्रॉपर्ली समझ रहे हो। लास्ट एक लॉजिकल टॉपिक अंडरस्टैंडिंग का ये है, उसके बाद जो लॉजिकल टॉपिक्स आएंगे वो बहुत देर के बाद आएंगे, लाइक आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम स्प्लिट डिस्टेंस, उस टाइम पे आएगा। अभी के लिए लॉजिकल सिर्फ यही चीजें हैं। तो बस मिलते हैं अगले सेशन पे, 12:30 बजे इंतजार रहेगा। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।